नमस्कारम एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज मेरे साथ हमारे साधना पदा के एक एल्यूमनाई हैं, इनका नाम है विशाल सोनी। और इनके हम साधना पदा के जो एक्सपीरियंस रहे, साधना पदा में गए कैसे, ये सारी की सारी चीज़ें ये हमारे साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरे को मिले कैसे, जिस ट्रेन में मैं जा रहा था बेंगलुरु नाग प्रतिष्ठा के लिए, ये मुझे सेव सॉइल की टी शर्ट पहने हुए देखे और हाथ में इनके नागा वाली जो स्नेक वाली जो रिंग होती है वो मैंने देखी। तुरंत पता चल गया था कि ये ईशा योगा मेडिटेटर है। फिर इनसे जाके बातचीत हुई और जैसे हम इनके साथ बैठे तो इनकी बातों में हम गुम हो गए। तो सवाल पे सवाल हमारे अंदर से आ रहे थे, पर फिर हमने सोचा कि सवाल जो है इनसे वीडियो में ही पूछेंगे। तो शुरुआत करते हैं विशाल अन्ना से कि कैसे आप साधना पदा की ओर गए। और एक चीज़ मैं और इनके बारे में बताना चाहूँगा कि ये बीटेक के सेकंड ईयर में थे और इन्होंने सेकंड ईयर में बीटेक छोड़ा और 7 महीने के लिए साधना पदा घर में बिना बताए ये साधना पदा के लिए चले गए। तो विशाल अन्ना, कैसे आपके दिमाग में थॉट आया और इतनी हिम्मत कहाँ से जुटा पाए आप, बीटेक छोड़कर आप साधना पदा के लिए चले गए? मैं सेकेंड ईयर में था उस टाइम पे, और उससे कुछ दिन पहले ही मतलब महाशिवरात्रि का जो प्रोग्राम था, महाशिवरात्रि से पहले आई थिंक जुलाई में साधना पदा स्टार्ट हुआ था और मार्च में महाशिवरात्रि थी, फरवरी मार्च में। तो फरवरी मार्च से 2-3 महीने पहले की बात है। मतलब मुझे मालूम चला था वो सदगुरु के बारे में कि सदगुरु जैसा कोई व्यक्ति। मेरे पास एक रैंडम वीडियो आई थी फ़ोन पे व्हाट्सएप के थ्रू, तो मैंने उस वीडियो को देखा। फर्स्ट वीडियो थी, उसमें कहीं कुछ मेंशन नहीं था कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। मतलब क्या बोल रहा है तो मैं था ही ऑब्वियसली, बट कौन बोल रहा है ये मेंशन नहीं था। तो वो वीडियो किसी नदी के बारे में थी, नदियों के उनको कंजर्व करना चाहिए। कावेरी कॉलिंग? नहीं, कावेरी कॉलिंग नहीं, कावेरी कॉलिंग तो तब स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उससे पहले का था, रैली फॉर रिवर्स का था कोई वीडियो। तो मैंने मतलब वो वीडियो देखा, तो वो वीडियो दिमाग में छप गई कि मतलब सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि कोई एक बुढ़ा इतनी सेंसिबल बात कर रहा है। तो उसने मतलब मुझे बिल्कुल चौंका दिया। मतलब बुढ़ा सेंसिबल कैसे हो सकता है? तो इस बात ने मुझे चौंका दिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम चल पाया कि वो वीडियो आई कहाँ से और कौन है ये बोल रहा है, मैं समझ नहीं पाया। ये बात है आई थिंक 2018 के आसपास की बात है ये। 18 और मे बी 17 लास्ट। तो मतलब फिर मैंने उसको ठीक है मतलब वीडियो देखा और आगे बढ़ गया। कुछ दिनों बाद एक और वीडियो आई, उसमें वो उन्हीं की वीडियो थी और वहाँ पर सदगुरु नीचे मेंशन था। वो मैंने वीडियो देखा, उसने मेरे होश खड़े कर दिए कि मतलब ये क्या है, मतलब दोबारा सेंसिबल बातें, वही एक बुड्ढा। तो मतलब इसने मुझे थोड़ा सा अंदर से हिला दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने देखा वहाँ सदगुरु लिखा हुआ था, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। तो जब मैंने YouTube पे सर्च किया तो पता चला कि वहाँ तो हज़ारों वीडियोज़ हैं और मैं ही इकलौता ऐसा हूँ जो नहीं देख रहा हूँ, बाकी सब देख रहे हैं। मैंने कहा ये इसमें क्या है ऐसा जो इतने सारे लोग देख रहे हैं आखिर। तो फिर मैंने वीडियोज़ देखनी शुरू करी। तो होता है ना कि आप जब साइंस के स्टूडेंट होते हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, आपका मतलब पैशन रहा है इंजीनियरिंग और आपको अच्छा लगता है मशीनों के साथ जुड़ना, उसके बारे में जानना, उसको समझना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और आप मतलब आपने 1 साल तैयारी भी कर रखी होती है कोटा में, फिर आपको कॉलेज मिलता है काउंसलिंग के थ्रू, जेई के थ्रू। तो मतलब आप बहुत ही लॉजिकल टाइप के होते हैं, एवरीथिंग आप सब कुछ चाहते हैं कि एवरीथिंग शुड हैपन बाय लॉजिक्स। तो यहाँ पर मतलब वो चीज़ें मतलब बहुत ही लॉजिकल वे में जो भी मेरी क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस हर व्यक्ति के मन में आते हैं, खासकर जब आप टीन में होते हैं और टीन के बाद का भी जो टाइम होता है वो बहुत सारे सवाल होते हैं जो आपके मन में अंदर दफन होते हैं, आपको जवाब नहीं मिल रहे होते हैं। आप तरह के लोगों से मिलते भी हैं जानने के लिए, लेकिन आपको कोई संतुष्ट नहीं कर पाता है। हो सकता है आपने सुना, ठीक है, मान लिया किसी की बात, लेकिन वो अंदर की जो संतुष्टि होती है वो संतुष्टि नहीं आ रही होती है।
तो यहाँ पर जब मैंने वो वीडियोस देखने शुरू किए तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जो भी मेरे सवाल थे उसको जो मैं अपने परसेप्शन से जान पाया था, कोई मुझे वो तो बता ही रहा था, साथ साथ में उसकी आगे की चीज़ें भी बता रहा था। क्या बात। मतलब जो मैं जान रहा हूँ, जो मैंने अपने परसेप्शन से, अपने एक्सपीरियंस से जाना है, वो भी सच है, लेकिन उसका कोई एक्सटेंडेड फॉर्म मुझे बता रहा है। वाह। तो फिर मेरी मतलब ये प्यास और बढ़ती चली गई और फिर मैंने वीडियो देखने शुरू किए। तो उस समय मैंने मेरा 2 GB का मेरा रिचार्ज होता था और मेरे जो फ्लैटमेट थे 3-4 वो थे, तो मेरा खुद का तो ख़त्म ही हो जाता था। फिर मैं उनके हॉटस्पॉट से मैं वीडियो देखता था। तो मेरा दिन का काम ही यही था कि खाना, सोना और वीडियो देखना। कॉलेज मेरा फर्स्ट ईयर का जो अटेंडेंस था वो करीब 8% के आसपास था पूरे साल में। तो मेरा काम ही बस केवल यही एक ही बचा था, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अंदर भरी पड़ी थी, वो समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वहाँ मुझे लगा कि मतलब अब मुझे कुछ दिखना शुरू हुआ, एक उम्मीद की किरण दिखाई शुरू कि शायद यहाँ से मेरे सवालों के कोई उत्तर दे सकता है। तो वो मिलने शुरू हुए। मैंने मतलब एक ऐसा समय आ गया कि मेरे जो मेरे मन में सवाल आता था, अगली वीडियो बस उसी की आ जाती थी। वाह। अगली वीडियो बस उसी की भी आ जाती थी। तो पहले मुझे शुरू में लगा कि मतलब ये कुछ इसका यूट्यूब का कुछ ऐसा एल्गोरिदम वगैरह होगा, पता नहीं हो सकता मेरा, क्या पता भाई, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चल रही है, अब इस लेवल पे पहुंच चुकी हो कि भाई माइंड को भी मतलब वो समझ पा रही हो, किसी तरीके से डिकोड कर लिया होगा। तो मैंने देखना शुरू किया और एक ऐसी सिचुएशन आ गई जब मैंने ऑलमोस्ट सारा कंटेंट देख लिया था। ऑलमोस्ट जितने सवाल थे ऑलमोस्ट सब ख़त्म होने शुरू हो गए, उनका आंसर्स मिलना शुरू हो गया। आप ऐसे समझ लीजिए कि सदगुरु ने मतलब एक ट्रस्ट सा बना लिया अंदर ही अंदर, जाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ट्रस्ट सा बन गया। और एक समय बाद ऐसा भी फील होना शुरू हो गया कि जैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहे हो इनडायरेक्टली। वाह। मतलब ये बहुत ही इलॉजिकल बात है, बट मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ आने लग गई थी उसी टाइम पे कि जैसे मुझे कोई रिस्पॉन्ड कर रहा हो इनडायरेक्ट वेज में। अब चूंकि ये इलॉजिकल थी तो मैं ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि लोग सुने समझे कुछ मालूम नहीं है, राइट। तो मैं इसको किसी एक आध लोगों से केवल शेयर किया था इन सारी बातों को। और उसके बाद में फिर ध्यान लिंग के बारे में बहुत सारी वीडियो आई, उन सारी चीज़ों को देखा, समझा बहुत कुछ। तो मतलब एक बहुत सारी परसेप्शंस भी मैंने बनाए जो जाने में गलत भी थे, सही भी थे। तो वो सारी चीज़ें भी बनी। एक टाइम ऐसा है कि थर्स्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मतलब मुझे मिलना है इस व्यक्ति से एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो, बस मिलना है, मतलब मिलना है, बात खत्म। तो मैंने सर्च किया गूगल पे, तो आश्रम का नंबर आया, ईशा फाउंडेशन। मैंने कहा ये क्या है, नई चीज़ मुझे तो मालूम नहीं था। तो फिर मैंने ईशा फाउंडेशन, सदगुरु को रिलेट कर, मतलब ऐसी चीज़ें मिली जिसने रिलेट किया कि अच्छा मतलब इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया है, अच्छा ठीक है, फिर सही है। तो उसमें नीचे नंबर था, वेबसाइट के नीचे मेंशन था। फिर मैंने नंबर पे कॉल किया, किसी वॉलंटियर ने रिसीव किया, मुझे रिस्पॉन्ड किया, बातचीत। तो मेरा बस एक ही सवाल था उनसे कि मतलब मुझे ना अपॉइंटमेंट चाहिए सदगुरु से मिलने का। कॉन्फिडेंस देख रहे हो। तो मैंने सीधे बोला, मैंने कहा कि मतलब मुझे सदगुरु से मिलना है, आई वांट एन अपॉइंटमेंट। तो शी स्माइल्ड, मतलब फ़ोन पे मैं समझ गया कि शी लाफ्ड लिटिल एंड शी सेड कि हम ये डिसाइड नहीं करते हैं कि कौन उनसे मिलेगा, ये वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें किससे मिलना है। तो फिर मैंने कहा मतलब कोई तो रास्ता होगा। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे बताया कि कोई साधना पादा जैसी चीज़ होती है, वो रिसेंटली बस शुरू ही हुआ था, फर्स्ट बैच चल रहा था। अरे वाह। तो फर्स्ट इनका बैच था वो चल रहा था। उसी टाइम उन्होंने बताया कि कोई एक साधना पादा प्रोग्राम होता है, वो 6-7 महीने का रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है यहाँ आश्रम में ही, और उसमें आप मिल सकते हैं। तो मैंने उसके बारे में और पता करना शुरू किया, इसका क्या चार्जेस वगैरह है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, चार्जेस तो इसके कुछ है ही नहीं, ये तो फ्री है। तो मैंने कहा 6 महीना 7 महीना रहना कुछ तो। उन्होंने कहा नहीं, वॉलंटियरिंग होती है केवल, लेकिन चार्जेस उसके नहीं है, मतलब साधना पदा का कोई चार्जेस नहीं है, तो आप उसके लिए आ सकते हैं। तो अब मैं नॉर्थ इंडियन, है ना, और ये साउथ इंडिया, मैं कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस जगह पर आऊँगा। मैं कभी आया भी नहीं पहले पास्ट में। तो मैंने सोचा पता नहीं कैसे लोग होते हैं, क्या है, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, पता नहीं, मैं सिक्योर
मतलब सिक्योरिटी मेरी, मैं रहूँगा भी सेफ या नहीं रहूँगा, कुछ समझ में नहीं। कॉलेज फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था तो बीटेक फर्स्ट ईयर। तो फिर मैंने लेकिन मतलब फिर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए कि उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं, मैंने बताया कि कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर है, ऐसा ऐसा करके। तो उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए कि थोड़े दिनों बाद ना यहाँ महाशिवरात्रि का प्रोग्राम होने वाला है, तो आप एक काम कीजिए महाशिवरात्रि के लिए आइए, क्या बात है ना, आप देखिए, उसके बाद आप आगे डिसाइड कीजिए, करिएगा कि आपको क्या करना है। तो मैंने सोचा कि हाँ यार, तब तक मैं इतनी सारी चीज़ें जान चुका था, इतनी सारी चीज़ें देख चुका था कंटेंट यूट्यूब पे, कि मतलब मेरे अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटेंस, हाँ इंटेंस, बहुत ही इंटेंस थर्स्ट थी, ज़बरदस्त प्यास थी कि बस पहुंचना है, देखना है क्या है, मिलना है, ध्यान लिंग में बैठना है। तो मतलब मेरे एक ऐसा भी परसेप्शन बन चुका था, इतना चीज़ें मैंने सुन लिया था, इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली थी कि एक ऐसा प्रिजम्पशन बन गया था कि ध्यान लिंग में बैठते ही सारा काम से गायब। हाँ मतलब गायब नहीं, मतलब यू आर इनलाइटेंड, काम खत्म। अच्छा। बस आप यहाँ बैठे। मैंने कहा ये तो अच्छी चीज़ है, 114 चक्र होते हैं। मैंने कहा भाई ठीक है, मतलब थोड़े बहुत भी हो जाएंगे, बाकी तो मतलब देखा जाएगा। तो क्या पता, हो सकता है पूरे 114 हो जाए एक ही बार में। मैंने सोचा बस 10 मिनट का काम है, किसी तरीके से पहुंचना है। तो मतलब मैंने किसी तरीके से अपने फादर को कन्विंस किया कि मतलब मुझे घूमने जाना है, ऐसा करके। मैंने उनको सब कुछ नहीं बताया, जितना बताया कि घूमने जाना है, ऐसे बहुत बड़ा वहाँ स्टैचू है, ये है, वो है, मंदिर है। तो मेरे फादर ने पहले तो हाँ बोल दिया कि ठीक है, अच्छा चले जाना। मैंने बोला था एग्जाम के बाद जाऊँगा, पहले तो उन्होंने हाँ बोल दिया था, लेकिन जब समय आया तो वो पीछे हट गए कि मतलब इतनी दूर जाओगे और कोई जानते नहीं, वहाँ की भाषा पता नहीं कैसी है, क्या लोग खाते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, पता नहीं सेफ रहोगे नहीं रहोगे, इकलौता लड़का। हाँ। तो वो समझ रहे हो, तो वो जो मतलब वो फादर जब बच्चे की सिक्योरिटी देखते हुए, तो उन्होंने मतलब उस समय वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो गए। हाँ पॉजिटिव हो गए, मना करना शुरू कर दे कि नहीं जाना है, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, बहुत सारे उन्होंने बहाने बनाने शुरू किए। फिर मैं टिका रहा अपनी बात पे। मम्मी ने बोला जाने दो ना, क्या है मतलब, जब देखो तब रोक लेते हो, इतने दिनों बाद तो जाने के लिए कहीं कह रहा है अकेले, जाने दो। तो फिर पिताजी ने पैसे वैसे खर्च दिए और फिर पहले महाशिवरात्रि में यहाँ पहुँचा, किसी तरीके से रोते गाते तो पहुँचा, क्योंकि कोयम्बतूर रेलवे से 3 दिन का 2 दिन का सफ़र था, इतना थक चुका था। ऊपर से तब खाने पीने का कोई ज़्यादा मतलब फूड हैबिट्स वगैरह भी कोई खास नहीं थी, जो जहाँ मिला खा लिया, उस हिसाब से आगे बढ़ गए। तो रेलवे स्टेशन पे पहुँचे, तो रेलवे स्टेशन पे सुबह ही मैं पहुँच गया था, करीब रात को 2:30-3 बजे के आसपास ही पहुँचा था। तो वहाँ जो मिला मैंने खा लिया, और खाने के बाद मुझे हो गई फूड पॉइजनिंग। वहाँ से फिर बस मिली, बस से यहाँ तक मैं किस तरीके से आया हूँ मैं ही जानता हूँ। पूरी रात मतलब पूरे रास्ते वॉमिट करते हुए आया हूँ, उस पर गेट पर बैठ करके बस के, बैग वगैरह अंदर रख दिया था, ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मैं गिर जाता। तो खैर लेकिन मैं पहुँचा, आश्रम पहुँचा, उसके बाद पता किया तो, और यहाँ पर जब आने के बाद में फिर मतलब किसी वॉलंटियर ने रिसीव किया, तो मैंने बताया ऐसी ऐसी बात है, भूख लगी, तो उसने अपना तुरंत डब्बा खोल के जो भी उसके पराठे थे दिए। यार ये तो ये बढ़िया है, ये गजब चीज़ है, तो आपको पैसे भी नहीं खर्चा करने तो। मैंने भाई पराठे तुरंत तोड़े 2-3, फिर मतलब फिर देखना शुरू किया, सब समझना शुरू किया। पहुँचे आश्रम में अंदर, वहाँ जो आपका टेम्पल प्रेमिसेस है, सूर्य कुंड वगैरह नहा धो करके फिर पहुँच गया ध्यान लिंग में। बैठे 10 मिनट बैठे रहे, 15 मिनट बैठे रहे, आधा घंटा बैठे रहे, फिर मैं बाहर मैंने देखा कोई चेंज तो हुआ नहीं। इन्होंने प्रदम्पचन बना रखा था यार, तो हुआ तो कुछ है नहीं। मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कुछ अलग हुआ हो अंदर। तो फिर मुझे लगा कि शायद मतलब कुछ गड़बड़ रह गई है। तो मैं दोबारा गया सूर्य कुंड में, दोबारा ना आया, डिप लिया, डिप लेने के बाद फिर पहुंचा, फिर बैठा 15-20 मिनट, आधे घंटे, मतलब अपना 1-2 राउंड, मतलब 15 मिनट का होता है तो 2 बार शायद बैठा था, लगभग आधे घंटे का।
फिर मैंने देखा कि कुछ हुआ नहीं यार, ये क्या बात है, काम नहीं कर रहा है ये सदगुरु ने कहा कुछ झोल वोल चल रहा है क्या कुछ ये काम नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने वहाँ पर एक मतलब कोई था, पीठ पे अपना योगा मैट रखा हुआ था, चंदन ने लगाया, तो मुझे लगा शायद ये आश्रम का कुछ है। हाँ, तो मैंने एक्सक्यूज मी खींचा उसे साइड में, इधर आओ हुआ नहीं मुझे। these were my words, मतलब nothing happened to me। so he gently smiled and he said कि maybe you are not prepared right now। ईगो पे लगी, ऐसे कैसे प्रिपेयर्ड नहीं हो, हम नहीं प्रिपेयर्ड, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना सारे वीडियोस देखा, प्रिपेयर्ड है। अच्छा फिर तो हो सकता है, चलो कुछ होगा। फिर मैं मतलब 1-2 दिन और रहा, अपना घूमा टहला, फिर महाशिवरात्रि का प्रोग्राम हुआ। 1 आध दिन पहले ही मैं पहुंच गया था, 1 दिन पहले पहुंच गया था। हाँ, फिर महाशिवरात्रि का प्रोग्राम हुआ, महाशिवरात्रि का प्रोग्राम देखा तो मेरे होते उड़ गए। फर्स्ट टाइम मतलब मेरे टाइम पे फर्स्ट टाइम दिव्य दर्शन स्टार्ट हुआ था, वही स्टार्ट ही हुआ था। तो मैंने वो फर्स्ट दिव्य दर्शन मैंने अटेंड किया था। मैंने देखा भाई जो ग्लोरी, ओ मज़ा ही आ गया, पूरी रात जो चला प्रोग्राम। उसके बाद जब सदगुरु आए ऑन द वॉक, पता नहीं क्यों मतलब जस्ट इट हैपेंड, मेरी आंखें भर आई, अपने आप आंसू, मुझे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा, मैं रो क्यों रहा हूँ, मतलब क्यों रो रहा हूँ, परेशान भी नहीं हूँ मैं और कोई ऐसा दुख भी नहीं है। तो मतलब ही जस्ट केम एंड आई स्टार्टेड वीपिंग, आई स्टार्टेड क्राइंग। तो ये थोड़ा सा मुझे बड़ा इलॉजिकल लगा कि ये क्या चीज़ है, क्यों रो क्यों रहा हूँ, इतना तो कमज़ोर नहीं हूँ मैं, कैसे छोटी छोटी बातों पर कोई आ जाए और मैं रो दूँ, समझ नहीं आया। फिर मतलब ठीक है जैसा भी था, फिर मैं वापस 1 आध दिन और टिका, ऊटी गया घूमने, उसके बाद फिर वापस चला गया। तो ये है वही फरवरी मार्च की बात है। और मुझे लगता है कि दिस वॉज द टाइम जब कुछ हुआ, कुछ तो हुआ, क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे कई महीनों तक या कई सालों तक, मतलब अभी तो 2-2.5 साल हो रहे हैं इस बात को, तो अब जाके मैं फिगर आउट करना शुरू किया है कि वास्तविकता में हुआ क्या था उस टाइम पे। लेकिन उस समय तो मैं समझ ही नहीं पाया था। तो फिर ये इतना जब हो गया, फिर मैं वापस चला गया। फिर जब मैं वापस गया तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि एक अलग ही क्लैरिटी थी, अलग ही क्लैरिटी इन द सेंस कि अभी तक जो चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस लूज़ करना स्टार्ट कर दिया। एक अलग टाइप की क्लैरिटी आनी शुरू हो गई कि मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ थोड़ा एक स्ट्रेंथ आनी शुरू, स्ट्रेंथ इन द सेंस कि एक करेज आना शुरू हो गया कि मतलब जो कर रहा हूँ शायद ये सेंसिबल नहीं है। क्योंकि मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में उस समय मैं बीटेक सेकेंड ईयर में एंटर कर रहे थे। हाँ एंटर कर रहा, बीटेक सेकेंड ईयर में ही था, आई थिंक 3rd सेमेस्टर चल रहा था, 3rd सेमेस्टर के आसपास की बात है। सो मतलब एवरीथिंग सडनली दिल ऑफ देयर वैल्यूज़, वो बुक्स, वो किताबें, वो मतलब उन्होंने अपनी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई। ख़त्म पहले से भी थी, मतलब मुझे मालूम था, मैं समझ गया था कि बीटेक मैं कर तो रहा हूँ, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस तो बहुत है मुझसे। हाँ। कि भाई 4 साल करने के बाद लड़का सीधे 40-50 लाख के पैकेज पहुँच जाएगा और तुरंत ही सारा खानदान एकदम सेट हो जाएगा। तो रियलाइज मुझे फर्स्ट ईयर में ही हो गया था ये चीज़ कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ जादू होने वाला नहीं है। लेकिन मेरे पास करेज नहीं था पीछे हटने के लिए, क्योंकि मैं आगे बढ़ चुका था। आप समझ रहे हो, मतलब 12th किया, 12th के बाद में ठीक ठाक नंबर भी आए, फिर मतलब कोटा गया, प्रिपरेशन किया, इतना पैसा खर्चा हुआ, अब बीटेक में भी हूँ। अब उसके बाद जब ये रियलाइजेशन होता था, मतलब इतना आप आगे बढ़ चुके हो कि यू कांट गो बैक। यस। और आगे कोई ऐसा रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी आगे अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी तुरंत नहीं दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली आप पहले 4 साल अपना बीटेक कंप्लीट करोगे, और बीटेक भी मेरा लोन के पैसे से हो रहा था, मतलब लोन इन द सेंस कि पिताजी के पास कुछ बचा नहीं था, सब खत्म हो चुका था, और बस किसी तरीके से मैं पढ़ रहा था। तो मुझे मतलब ये भी हर्ट हो रहा था कि इतना पैसा भी लग रहा है, इसका कुछ अभी तुरंत अगर मैं कंप्लीट भी कर लेता हूँ, तो अगर अच्छा एक ठीक ठाक जगह भी लगूंगा तो 30-40 हज़ार से ज़्यादा पे नहीं लगूंगा। और यहाँ एक्सपेक्टेशन 2-3 लाख रुपए महीने की है, 3-4 लाख रुपए महीने की है, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैं इतना समझ गया था कि एटलीस्ट दिस इज़ नॉट द वे, ये रास्ता तो नहीं है, रास्ते पे तो मैं गलत आ गया शायद, है ना। जो मैं चाहता हूँ
वहाँ तो ये चीज़ मुझे नहीं पहुँचा सकती है, या कम से कम शुरू में तो नहीं पहुँचा सकती है। तो ये सारी भी चीज़ें थी। फिर वो किताबों ने अपनी वैल्यू ख़त्म कर दी। वो मैं कितना भी पढ़ूँ, मुझे समझ में सब आ रहा था, बट लेकिन ये समझ कि करूँ क्या इसका मैं अपने जीवन में। ऐसा नहीं कि मतलब वो ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज़ ओके, बट मैं मतलब सब आता है एज अ लाइफ, मतलब मैं इसका क्या करूँ। ठीक है, समाज में समझ में आता है कि ठीक है, समाज में इसकी ज़रूरत है, इंजीनियरिंग में सब आता हाँ। है, कुछ भी पूछ लो सब आता है, पर नहीं, अब क्या? नहीं सब तो नहीं आता, मतलब लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब एक जो भी हमारा सिलेबस था ऑलरेडी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग थी साइंस की, तो समझ में सारी चीज़ें आ रही थी, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये वर्थवाइल कैसे है। उसने अपनी वर्थ लूज़ कर दिया था। तो मेरा जो 4th सेमेस्टर था वो मतलब वो कंप्लीट बैक था, पूरा सेमेस्टर बैक था। हाँ, वो इस वजह से बैक था क्योंकि मुझे उसमें कुछ वैल्यू ही नहीं दिखाई दे रही थी। इवन मेरे जस्ट आगे मेरा विराट नाम का दोस्त था, मेरा भी नाम विशाल, विराट तो आगे पीछे बैठता था। हाँ, तो मतलब ही वॉज शॉक्ड कि मैं लिख क्यों नहीं रहा हूँ। मुझे जो आता था मैंने वो भी नहीं लिखा सेकेंड ईयर में, मतलब 4th सेमेस्टर में। तो एंड ही वॉज लाइक कि मतलब भाई लिख लो। वो अपना खुद दिखा रहा था कि नहीं आ रहा तो मेरे से देख करके लिख लो, पास तो हो जाओ कम से कम। हाँ। तो अरे ठीक है यार छोड़ो। तो मैं 1.5 घंटे बैठता था लगातार, क्योंकि हमारे 1.5 घंटे के बाद जाने देते? हाँ, 1.5 घंटे बाद ही जाने देते थे। तो मैं बस उस टाइम का, उस मोमेंट का इंतज़ार करता था कि जब वो जाने देंगे। जैसे ही घड़ी देखा डॉट, जैसे 1.5 घंटा होता था, सर डन। सादी कॉपी बिल्कुल, मतलब 2-4 लाइन चाहे जो लिख दिया, नहीं तो बस सर डन। लिखा नहीं सर, नहीं आता, सिंपल। जाके बाहर बैठ रहा था, मस्त अपना फ़ोन चला रहा था, और फिर मैं अपने एक दोस्त का इंतज़ार करता था। वो मेरा दोस्त तो पूरे 3 घंटे बैठता था। हाँ। उसे आता कुछ नहीं था। हाँ। लेकिन वो बस इस होप में बैठा रहता कि कोई कुछ तो दिखा हो देगा, जाएगा, कोई दिखा अभी देगा। कुछ तो जादू होगा यहाँ पर। तो लाइक उसका मैं पूरा समय इंतज़ार करता था, फिर वो आता था, फिर हम लोग उसी की बाइक से मतलब जाते थे। तो इस तरीके से चला। तो मतलब सेकंड ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर बीतने के बाद ही सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में मैं समझ गया था कि बीटेक इज़ नॉट द ऑप्शन फॉर मी, बीटेक इज़ नॉट द वे फॉर मी। तो मैंने क्या किया, मैं समझ गया था कि शायद लंबा तो मैं नहीं खींच पाऊँगा इसे। तो मैंने फर्स्ट ईयर के लास्ट में ही मैं बीए भी मैंने प्राइवेट डाल दिया धीरे। क्या बात है कि चलो कुछ तो हो जाए, खेलो दिमाग से। हाँ। बीटेक होगा देखो 8-10 लाख रुपए में, समझ रहे हो, और बीए हो जाएगा 10,000 रुपये में। यहाँ भी मैं ग्रेजुएट, वहाँ भी मैं ग्रेजुएट। ठीक है, तो क्या ही मतलब है। तो मैंने बीए डाल दिया प्राइवेट, और मैं उसके बाद में फिर जो है अपना जैसे तैसे चला। फर्स्ट ईयर के मैंने पेपर दिए, और पेपर देने के बाद मतलब बीए के फर्स्ट ईयर का पेपर और बीटेक का सेकंड ईयर का पेपर दोनों आस-पास ही पड़े, चल रहे दिए। और देने के बाद उस समय मैं मतलब आउट ऑफ मनी था, कंप्लीट आउट ऑफ मनी था। मतलब ये समझ लो कि मैं बस पता नहीं जैसे तैसे चीज़ें हो रही थी। तो अब मेरा मन पूरा बन चुका था कि अब तो मिलना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बात है। और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मतलब जैसे मुझे बुला रहे हैं, मतलब बहुत इंटेंस था वो इतना इंटेंस था कि मैं लॉजिकली नहीं समझा सकता था किसी को, लेकिन वो अंदर जल रहा था बहुत बुरी तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता था कि हर जगह मुझे हिंट्स मिलते थे। तो एक मन में ऐसा भी आता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी कल्पना है, लाइक क्योंकि मतलब सी यू आर अ लॉजिकल पर्सन, है ना, आप ऐसे नहीं हर चीज़ को कंसिडर कर सकते। तो मुझे लगता था सी दिस इज अ माइंड, ऐसा भी तो हो सकता है माइंड खेल रहा है, माइंड खेल रहा हो मेरे साथ, माइंड की कल्पना, मतलब ये मेरा कल्पना इमेजिनेशन है। तो लेकिन फिर भी वो चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे आगे बढ़ना ही पड़ा। तो अब साधना पदा के बारे में मैंने और पता किया, फिर अब तो बस अब मिलना है। अब बुलावा आ गया, अब मिलना है, चल के कौन है। तो फिर मैंने साधना पदा के लिए अप्लाई किया। मुझे इंटरव्यू का कॉल आया। उन्होंने बोला वीडियो कॉल पे आना है। व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आया। उन्होंने उनके जो भी क्वेश्चंस वगैरह प्रिपेयर्ड थे, उन्होंने क्वेश्चन भाई पूछे, डिस्कस किया। उन्होंने मेरी सिचुएशन पूछी, मैंने बताया बीटेक सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, ऐसे की बात। उन्होंने कहा अभी तो आपकी ग्रेजुएशन चल रही है। हाँ। तो मैंने कोई बात नहीं, आई विल क्विट। तो उनको थोड़ा सा लगा ये क्या बात हुई। तो मैंने कहा मतलब नहीं, मतलब दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, अभी मुझे आना है, दैट्स इट।
बीटेक वैसे भी मतलब आप 8 साल में भी कर सकते हो कंप्लीट, ऐसी कोई दिक्कत वाली 7 बात नहीं है। अब शायद उस समय जो मेरी नॉलेज थी, जितना मैं जानता हूँ, उसके हिसाब से 8 था। हाँ। पता नहीं 8 सही था कि गलत, मुझे नहीं मालूम। 7 तो मैंने कहा चलो ठीक है, 1 साल ड्रॉप ही तो होगा और क्या होगा, हाँ है ना। तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि इनर इंजीनियरिंग आपने कब करी? मैंने कहा इनर ये क्या होता है? ये क्या होता है? इंजीनियरिंग में तो आए, पर इनर इंजीनियरिंग क्या मैंने होता कहा है? ये क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि इनर इंजीनियरिंग ऐसा ऐसा करके प्रोग्राम होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आश्रम आके कर लेंगे। हाँ कहा नहीं, आप एलिजिबल ही तभी हो जब आप इंजीनियरिंग करे होते हो। हाँ तो गड़बड़ है, कहाँ होगा? तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, अलग अलग सेंटर होता है। आप कहाँ रहते हो? मैंने बताया मैं हरिद्वार में हूँ इस समय। तो उन्होंने पता करके बताया कि मुजफ्फरनगर में एक प्रोग्राम हो रहा है और वो हिंदी में हो रहा है। तो मैंने पैसा पूछा, 2000। अच्छा अब मेरे पास तो 2000 थे नहीं, 2000 छोड़ो, मेरे पास 500-700 रुपये भी नहीं थे जेब में, मुझे नहीं मालूम था। तो उन्होंने कहा कि ये आपको करना पड़ेगा, इसको करने के बाद ही आप आ सकते हैं। तो बस आप ये समझ लो कि मुझे लगता है कि मतलब बस ये लास्ट ही बैच था शायद, और कहीं नहीं हो रहा था उस टाइम पे, केवल वही मुजफ्फरनगर में हो रहा था। मुजफ्फरनगर हरिद्वार से बगल में 60-70 किलोमीटर में। कह लो अब चाहिए था कि 1 हफ्ते आपको रहना है वहाँ जाकर। 1 हफ्ते का प्रोग्राम होता था उस समय, ऑफलाइन प्रोग्राम था। हाँ तो ये था कि कैसे सस्टेन कैसे करेंगे वहाँ पर। 2000 रुपये फीस चाहिए, फीस कहाँ से दें? ऐसा तो था नहीं, आने जाने का खर्चा चाहिए, पता नहीं कहाँ से मैं तो, लेकिन हो गई व्यवस्था उतने की हुई जितने की ज़रूरत थी। अब वहाँ पर रहना भी था, रहने के लिए यार धर्मशाला होटल कुछ देखना पड़ेगा। शाम तक पता चला कि मेरे पास फ़ोन आया कहीं से कि वहाँ उनके कोई जानने वाले हैं और स्टे की व्यवस्था हो गई। अरे वाह। और स्टे भी कहाँ, जहाँ प्रोग्राम होना था उससे थोड़ा सा पास में ही, मतलब थोड़ा सा अंदर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर था वहाँ से। तो वो मैं वॉक करके भी जा सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैंने कहा ठीक है डन। तो ये सब छोड़ छाड़ के मैं तुरंत पहले तो पहुँचा मुजफ्फरनगर। इनर इंजीनियरिंग में बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, ख़त्म कब होगी। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि अंदर हो क्या रहा है। मैं बस करना चाहता था कि हो जाए, बस एलिजिबल हो जाऊँ, जाना है मतलब जाना है। हाँ बस मुझे ये नहीं मालूम कि क्यों हो रहा है, क्या है। उन्होंने कहा कि करना है आपको, कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, बस बात खत्म, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। तो देखा मैंने वीडियो, थोड़ी और अच्छी लगी, उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत सिखाया। उन्होंने बोला कि जाओ इसको आज करके आना, कल जो भी मतलब कराते थे ये था कि आपको करके आना है। उपयोगा सिखाते हैं। उपयोग है जो भी प्रैक्टिस थी। हाँ हाँ मैंने कुछ नहीं किया पूरे 7 दिन, मतलब आई वॉज जस्ट लाइक कि मतलब बस ये कर लो यार, एक बोला है तो मैं उस समय मैंने नहीं किया। तो ये इतना हो, जब ये हुआ फिर आपका जिस दिन ख़त्म हुआ 9 बजे के आसपास ख़त्म हो गया। 9 बजे जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने तुरंत कॉल पे कॉल लगाना शुरू कर दिया, दड़ा कि मेरा हो गया। और कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। जिस वॉलंटियर का फ़ोन आया था वो फ़ोन ही नहीं उठ रहा है। फिर मैंने यहाँ का जो दूसरा वाला हेल्पलाइन नंबर मैंने उस पर लगाया, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा इंतज़ार करिए, हो सकता है खाना वाना खाने गए हो या प्रैक्टिस वगैरह, तो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। वो 11-11:30 के आसपास मुझे फ़ोन आया। आते ही मैंने तुरंत जितना अंदर भरा था सब रख दिया। मैंने कहा बुलाओ, आना है मुझे, मैं नहीं टिक पाऊँगा, मुझे बस आना है बस। अब हाँ मैंने कर लिया इंजीनियरिंग। तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद मुझे कन्फर्मेशन आ गया। अब यहाँ तक आना है। अब यहाँ तक आने के लिए पैसा चाहिए, यहाँ सस्टेन करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए। मुझे वो भी नहीं समझ में आ रहा था कैसे होगा। फिर पता चला कि मैं 4-5 हज़ार 3-4 हज़ार रुपये की व्यवस्था हो। 3-4 हज़ार का मतलब ये है कि 850-900 रुपये की टिकट थी ट्रेन की, और 1000-2000 रुपये जेब में एक्स्ट्रा। बस यही था। आप समझ रहे हो, बस यही था और कुछ नहीं था मेरे पास। उन्होंने जो भी कपड़े उपड़े मेरे पास थे, मतलब मैंने ये समझ लो कि मैं मार्केट में 4-5 घंटे केवल इसलिए भटका था क्योंकि मुझे सबसे सस्ता कपड़ा मिल जाए। सबसे सस्ता, क्योंकि यहाँ बोला उन्होंने कि लाइक आपको कुर्ता पजामा या इस टाइप का थोड़ा ट्रेडिशनल कपड़े आपको ज़रूरत होगी। हाँ। तो मैंने 100 रुपये के कुर्ते खरीदे थे। 100 रुपये के खरीदे थे। रुड़की हरिद्वार में कपड़ा सस्ता भी रहता है। हाँ, तो मतलब वो जो राधा कृष्ण ओम मयूर 20-20 रुपए के मिलते हैं, मोर वगैरह बना था। हाँ। तो मुझे भाई मुझे सबसे सस्ता मिला। मैंने कहा भाई 6 महीना चल जाए, 6-7 महीना। बस उसको उसी की व्यवस्था से मैं 3-4 सेट अपने खरीदे, 3-4-5 सेट।
और लेकर के मैं वहाँ से निकल गया। किसी को नहीं मालूम, मतलब किसी इन द सेंस, जैसे मेरा एक फ्रेंड है हर्षित नाम उसका, वो उसको मालूम था, उसको मैंने बताया था, और एक आध लोग और जानते थे बस केवल, और लिटरली किसी को नहीं मालूम था। और मतलब जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था साधना पदा के लिए, तो उन्होंने ये बोला था कि लाइक आप वापस नहीं जाना है, आप 6 महीने मतलब 6 महीने रहना है यहाँ पर। तो आई टू देयर वर्ड सो लिटरली, मैंने आई आस्क्ड लाइक कि मतलब मैंने ये बोला बाकायदा कि अगर डेथ वगैरह हो जाए फैमिली में तो जा सकते हैं। हाँ, मतलब मेरे अंदर इतना जल रहा था चीज़ें हाँ, कि अगर वो ये भी बोलते कि लाइक अगर नहीं डेथ हो रहा है तब भी आप नहीं जा सकते, आई वॉज रेडी देन ऑल्सो। उस लेवल पे मैं था, मतलब मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट वो चीज़ जब आज पलट इतनी जबरदस्त थी, इतनी ज़बरदस्त, जब आज पलट के पीछे देखता हूँ तो मैं पाता हूँ पता चलता है। हाँ। सो तो आई आज तो मतलब शी लाफ्ड, शी स्माइल्ड एंड शी सेड नो ऐसा नहीं है, हाँ, ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो ऑब्वियसली एनीबॉडी विल अंडरस्टैंड। तो मैंने बोला हाँ बस ऐसी कोई सिचुएशन ना है, बाकी मैं नहीं आऊँगा, मैं वापस नहीं आऊँगा। सो इन थॉट्स के साथ मैं चला था। फिर हरिद्वार से दिल्ली और निज़ामुद्दीन से, मतलब हज़रत निज़ामुद्दीन के बाद फिर वहाँ से आपका मैं कोयम्बतूर के लिए ट्रेन पकड़ी। हाँ कोयम्बतूर में आ गया। यहाँ आया, फिर आते ही एक्सप्लोर किया, यहाँ पर चीज़ें देखी, यहाँ देखा भाई एक अलग ही लेवल की व्यवस्था चल रही है यहाँ तो। मतलब इतनी कौन वैल्यू देता है ना। देखा अदर रूम डेडिकेट कर रखा था, बिस्तर थे, सारी चीज़ें, स्पेशल व्यवस्था थी, सब कुछ। मतलब लगा ये बात ऐसा क्यों डेडिकेट, मतलब इतने की तो इतने के लिए मैं एलिजिबल कब हो गया। तो आई वॉज लाइक कि मतलब इतने के लिए एलिजिबिलिटी मेरी कब से हो गई, किस चीज़ का, ऐसा तो मैंने कुछ किया भी नहीं अभी तो। अच्छा खासा फर्स्ट क्लास कमरा था, नई बिल्डिंग बिल्कुल बनी हुई थी। तो फिर दिया गया, फिर चीज़ें शुरू हुई। तो सबसे पहले प्रोग्राम वो हुआ आपका साधना पदा के डिटेल्स जानते हैं कि शुरुआत में क्या क्या प्रोग्राम्स आपको सिखाए गए और कैसे कैसे चीज़ें बढ़ी, शेड्यूल कैसा था, सुबह से लेकर शाम तक कैसा शेड्यूल रहता था, ये सारी की सारी चीज़ें बताएं। क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे जो बहुत सारे मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि साधना पदा होता क्या है। तो मैं उसके बारे में तो वीडियो बना नहीं पाया, पर मैं आपके लिए साधना पदा एलुमनाई का इंटरव्यू ले रहा हूँ। इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है सबके लिए हमें। सो बताएं कि साधना पदा की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या शेड्यूल रहता था और किस तरीके से आपकी बॉडी के ऊपर टोल होता था कि सुबह से लेकर शाम तक आपको थकान लग रही है, नहीं लग रही है, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, ये ज़रा बताएं। और आप किन किन मुश्किलों से आप गुजरे। मतलब ये चीज़ें पहले तो 2-4 दिन पहले पहुंच गया था साधना पदा की स्टार्टिंग से। जो आपका गुरु पूर्णिमा होता है तो लैप ऑफ द मास्टर के प्रोग्राम से 1-2 दिन पहले मैं पहुंच गया था। वाह। तो लैप ऑफ द मास्टर हुआ, तो लैप ऑफ द मास्टर में सदगुरु थे एंड व्हेन माइक वाज गिवन फॉर क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, मैं बार खड़ा हो जा रहा था लेकिन मुझे मिला ही नहीं। तो मुझे लगा यार ये क्या यार, मतलब इन्होंने बुलाया और ये ध्यान ही नहीं दे रहे मेरी तरफ। यार ये क्या तरीका है, मतलब क्योंकि मैं तो अंदर से यही अभी तक समझ रहा था ये तो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं। कम से कम 10-12 हज़ार लोग, 15 हज़ार लोग रहे होंगे और उनके बीच में मैं भी एक था। बार हाथ खड़ा करूँ, कहीं कोई माइक ना लेकर के आए। तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं इन लोगों का वेल प्लान्ड है कि नहीं, मतलब बीच वालों को नहीं देना है, जो कुछ उनके कुछ खास लोग हैं बस केवल उन्हीं को देना है क्वेश्चन पूछने के लिए, बाकी को मौका नहीं मिलेगा। क्या पता हो ऐसा, खैर छोड़ो, क्या करना है अपने को, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ गया। सो गुरु पूर्णिमा हैपेंड। आफ्टर गुरु पूर्णिमा साधना पदा ओरिएंटेशन हुआ, 7-8 दिन का ओरिएंटेशन था एंड दे इनिशिएटेड इन डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। योगासना है, आपका सूर्य क्रिया है, इन सारी चीज़ों में उन्होंने स्लोली चीज़ों को सिखाया। और उसके बाद उसका पूरे 6-7-8 महीने तक, जितने दिन तक हम लोग यहाँ पर थे, उसका
गाइडेड सेशन होते थे रोज पे, गाइडेड सेशन था उस चीज़ का। तो सुबह से लेकर के शाम तक वो बिठा करके रखते थे और समझाते। तो आप ये समझ लो कि शुरू में तो बॉडी में जो पेन होना शुरू हुआ वो असहनीय था मेरे लिए, क्योंकि मैं बस एक ही बार में पोस्चर में जाना चाहता था। मुझे वो नहीं था कि मतलब इतना इंतज़ार नहीं करना है। उन्होंने बोला जब वीडियो के थ्रू दिखाते थे तो मैं जो उनका उस आदमी की तरह अगर उनकी नाक घुटने को टच की तो मेरा करेगा चाहे बॉडी टूट जाए। सो आई टूक इट सो लिटरली। लोगों को मैं देखता था कि उनका कोई ना, मैंने कहा नहीं मेरा तो होगा। तो मैंने मतलब इस तरीके से किया था, तो बहुत दर्द होता था। और शायद मेरा ये अप्रोच ठीक नहीं था, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये अप्रोच मेरा ठीक नहीं था, बट तरीका मेरा यही था। हाँ। तो इस तरीके से होता गया अपना कुछ 7-8 दिन का जो ओरिएंटेशन भी था, उसके बाद नॉर्मल शुरू हो गया, वॉलंटियरिंग दे दिया गया। लाइक आपको जैसे मुझे मिला था पूजा मटेरियल शेड, तो ये जो आप विभूति लगाते हैं, हाँ, ये मैं ही फिल करता था उसमें पोटली, जो कॉपर वेसल होता है उसमें मैंने उसमें खूब फिल किया है। आप जो ये आप जो रुद्राक्ष माला वगैरह होती है, तो उसका भी प्रिपरेशन में लाइक उसमें टैग वगैरह लगाना ये भी किया। तो बहुत सारी चीज़ें थी। कपूर तोड़ना जो आप भूत शुद्धि में यूज़ करते हो कपूर, तो वो सारा हमारा वॉलंटियरिंग एरिया था। हाँ। और उसके बाद फूड वगैरह। तो एक चीज़ और, हाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मैंने ना साउथ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा नहीं खाया था। वही केवल साउथ इंडियन फूड के नाम में मैं केवल डोसा जानता था। इडली और डोसा। इडली भी नहीं, बस केवल डोसा जानता था, वो भी मसाला डोसा, बस और कुछ नहीं। तो यार 6-7 महीने रहना है, रहेंगे कैसे? डोसा तो मैं नहीं खा पाऊंगा इतना। तो रहेंगे कैसे, पता नहीं क्या खिला दे वहाँ पर। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, चना लेके चलो। चने लेकर के चलो और चना खाएंगे। तो मैं 1-2 किलो चने लेकर के आया था कि चना तो मिल ही जाएगा वहाँ पर, चना खरीदते रहेंगे, चने खा के काम चलाएंगे 6-7 महीने। चना और गुड़, तो मैंने गुड़ ले लिया था 1 किलो और चना रख लिया था। तो पहली बार यहाँ आश्रम में मैंने खाना खाया, तो उन्होंने गोल थाली रखी, हाँ, जिसमें कोई भी पार्टीशंस नहीं थे, और उसमें उन्होंने खाना परोसना शुरू किया। तो सब एक के ऊपर रखते चले गए। तो मुझे समझ नहीं आया कि खाने को मतलब इसे क्या खाना है या इसको पीना है। मैं लिटरली नहीं समझ पाया। मतलब ये मैं नॉट एज अ जोक बोल रहा हूँ, बट मैं वाकई में चीज़ नहीं समझ पाया था कि कैसे खाएंगे इसको खाएं कैसे इसको। रोटी कहाँ है। तो लोगों को देखा, फिर थोड़ी देर मुझे लगा समझने में कि मैंने किसी भी तरीके से उसको खैर खा लिया। समझ नहीं आया कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, अब चने पे जो है काम चलाना पड़ेगा। खैर चलो कोई बात नहीं, प्लान भी था मेरे पास। तो मैंने चने को भिगोना शुरू किया, 1 आध दिन टिका चने पे। समझ में आया कि नहीं यार चने से हो नहीं पाएगा, बदलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये लोग भी तो खाते ही हैं। हाँ। सो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ मेंटली। फिर शुरू हुआ, फिर ऐसे धीरे धीरे करके दिखता रहा, फिर साधना वगैरह ये था। तो साधना में आपने क्या क्या सीखा? यहाँ पर जब आए तो सुबह शेड्यूल कैसे स्टार्ट होता था? सुबह से लेकर शाम तक का क्या शेड्यूल रहता था? सुबह कितने बजे उठे, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक प्रैक्टिसेस चलती थी? फिर आप वॉलंटियरिंग जो सेवा देते थे वो कितने बजे तक होती थी? फिर क्या ब्रेक मिलता था या नहीं मिलता था? जो भी चीज़ें थी वो ज़रूर बताएं, क्योंकि जो भी अगर साधना पदा में आना चाहेगा वो एक्सपीरियंस जानना चाहता है किसी एल्यूमिनाई। नहीं, एक्सपीरियंस तो देखिए बहुत अच्छा रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिए पहले शेड्यूल पता होना चाहिए, शेड्यूल, ताकि उस हिसाब से अपने आप को तैयार रखें मेंटली कि जब वो यहाँ आए उन्हें सरप्राइज ना मिले। मेंटली तैयार करने की देखिए पहली बात तो सारी चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें बचा करके भी रखनी चाहिए। आप पूछ रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हमेशा बचा करके रखनी चाहिए एक्सपीरियंस करने के लिए। कई बार क्या होता है जब आप किसी चीज़ को मेंटली जान लेते हैं ना, तो उसमें फिर वो आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। आपको लगेगा अरे ये तो मैं पहले से ही जानता था, है ना। बट जब आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं तो वो एक अलग ही चीज़ होता है, आप उस मोमेंट को जी रहे होते हैं। सो वो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होता है। बट ठीक है, मैं बता देता हूँ। लाइक ऑफिशियली इट वॉज 5:30 AM आपको, हाँ 5:30 पे गुरु पूजा होती थी। एंड गुरु पूजा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द आश्रम। मतलब इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द आश्रम। मतलब गुरु पूजा मस्ट नॉट बी मिस्ड, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए।
तो फर्स्ट टाइम शुरू 5 साढ़े 5 से गुरु पूजा होती थी और ये ऑफिशियली ये करीब 9 o'clock एंड हो जाती थी सारी चीज़ें इन द इवनिंग और उसके बाद 10 o'clock आपका बेड टाइम था। लेकिन इसमें बीच में फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी थी, आपको ज़रूरत पड़ने पे आपको पूछा भी जाता था, बुलाया भी जाता था सेवा के लिए। और अगर आप खाली हैं, अगर आपके पास समय तो आप मतलब आप अपना भी कुछ लाइक आश्रम आपको एक्सप्लोर करना है या फिर आप टेंपल में बैठना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए आपको बाकायदा प्रॉपर टाइमिंग्स थी। तो 5:30 इट वॉज गुरु पूजा, 5:30 to 5:40 और आउट 10-12 मिनट की गुरु पूजा होती थी। उसके बाद में वो चैंटिंग वगैरह होती थी। चैंटिंग होने के बाद में 6:30 से आपका ये जो गाइडेड सेशंस होते थे आपके इसके योगासना हठ योगा के गाइडेड सेशंस होते थे। उसके बाद जो लोग शक्ति चलन वगैरह में दीक्षित थे, इनिशिएटेड थे, वो अपना वो प्रैक्टिस वगैरह करते थे, फिर शांभवी करते थे। तो और जो लोग नहीं करते थे शांभवी सबकी लगभग साथ में ही होती थी। बाकी बीच के प्रोग्राम कुछ लोगों ने किए थे, कुछ लोगों ने नहीं किए थे, जैसे शक्ति चलन है तो कुछ लोगों ने कर रखा है, कुछ लोगों ने नहीं कर रखा है। तो उसकी आपको लिबर्टी थी कि इतने से इतने टाइम तक आप अगर करना चाहो सकते हैं तो करो, नहीं तो इतने बजे से इतने बजे तक हम लोग विल गो फॉर दिस शांभवी टुगेदर। तो शांभवी भी एक साथ होती थी। बट वो जो 700-800 लोग एक साथ बैठ करके जब शांभवी कर रहे होते हैं ना, वो उसकी बात ही अलग होती है। आप ये समझ लो कि आप कर एक रहे होते हो लेकिन बेनिफिट आपको 100 का हो रहा होता है। और स्पेशली हम लोगों के लिए एक सन्निधि डेडिकेट कर दी गई थी। इट वाज जस्ट बिकॉज कि आपका जो साधना इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ करे, तो वो वहाँ पर रखी गई थी। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि सन्निधि इसका क्या बना है, होगा कुछ काला काला सा पत्थर पड़ा है। तो आई वॉज लाइक दैट इनिशियली कि ठीक है, मतलब मुझे नहीं समझ थी, होगा कुछ पड़ा है। बट एक बार गलती से मैंने उसके सामने बैठ करके साधना किया, गलती से मैं पहुँच गया कि लाओ छात देखते हैं, यहाँ आज आगे बैठेंगे। तो मैंने वहाँ पर थोड़ी सी जगह एक्वायर करी, बैठ गया, वहाँ किया। मैंने नोटिस किया कि मेरी जो साधना की इंटेंसिटी थी वो कई गुना बढ़ गई थी, मतलब शायद 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना। जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही इंटेंस था। तो पहली बार मैं ये नहीं समझ पाया कि सन्निधि की वजह से हुआ है। ठीक है, मोमेंट है भाई, मोमेंट है। होगा, मतलब हो सकता है प्रिपेयर्ड रहा हूँ मन से, बॉडी से, इंटेंसली किया हो। 2-3 दिन बाद फिर मैंने सेम चीज़ फील किया। फिर मैंने इस चीज़ को डिकोड किया खुद से कि अच्छा ये सन्निधि की वजह से हो रहा है, उस पत्थर का कमाल है। हाँ, ये उस काले पत्थर का कमाल है। तो फिर मतलब फिर वहाँ पर ऐसे ही फिर धीरे धीरे करके उसका भी अपना यूज़ किया। और तो 5:30 to आपका 6 ये चैंटिंग वैंटिंग होती थी। साधना करीब 8:30 के आसपास ख़त्म हो जाती थी, लगभग सबकी ख़त्म हो जाती थी। 8:30, किसी की 9 सवा 9 तक भी खिल जाती थी। उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम होता था, अपने कपड़े वगैरह अगर धुलने हैं आप धुल सकते हैं, आपको अपना रूम क्लीन करना है आप क्लीन कर सकते हैं। और सब कुछ मतलब आप ये समझ लीजिए कि ब्रश वगैरह छोड़ करके, ब्रश आपका टूथपेस्ट सोप छोड़ करके बाकी लगभग सारी ही चीज़ें दी गई थी मुझे लगता है। लाइक इवन द टॉयलेट ब्रश वॉज गिवन। सब कुछ एवरीथिंग वॉज गिवन। आप हैंड वॉश तक दिया हुआ था, सब कुछ सारी चीज़ें सेट कर रखा था सदगुरु ने पहले ही। तो अच्छा खासा रूम था, इलेक्ट्रिसिटी, पंखा, कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर आपका 10 बजे से ब्रंच होता था, तो 10 बजे से 10:45। तो जैसे जिनकी मान लीजिए कहीं जो उनका साधना एरिया कुछ ऐसा है कि जिनको पहले पहुंचना चाहिए तो वो सेकंड बैच में जाते थे। और जिनका ये था कि हाँ टाइम है, वो फर्स्ट बैच में जाते थे, वो 10 बजे जाते थे। सेकंड बैच 10:45 से शुरू होता था, 10:45 के लिए आपको 10:40 वहाँ होना चाहिए। 10:40 या 10:42 तक हो जाओ। 10:45 मतलब इट विल स्टार्ट, 10:45 डॉट इट विल स्टार्ट। 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगा। मैंने ये चीज़ कई बार मतलब मैं इसको चेक करता था रेगुलर बेसिस पे, मैं घड़ी देखता रहता था, जैसे होता था डॉट स्टार्ट हो जाता था। और यही चीज़ 10 बजे भी होता था। 10 जैसे 1 भी सेकंड ना आगे ना पीछे, इट विल स्टार्ट एट शार्प। मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। आप समझ रहे हो कि कोई इतना प्रिसाइसली फॉलो कर रहा है। 10 मतलब 10, 10:45 मतलब 10:45, नो मैटर व्हाट। सो ये ब्रंच के बाद में फिर अपना जो भी साधना वगैरह होती, सॉरी जो सेवा जिस भी जगह आपकी सेवा होती थी, यू गो फॉर सेवा, यू डू वट एवर सेवा इज़ गिवन टू यू। जैसे बहुत सारे लोग मीडिया में होते थे, बहुत सारे लोग आपका वीडियो क्रिएशन में होते थे,
बहुत सारे लोग जो आप जैसे पूजा मटेरियल में मैं था उसमें होते थे, कुछ लोग पृथ्वी सेवा वगैरह बहुत जो आपका ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड थिंग थी उसमें थे, कुछ लोग टीचिंग में थे, है ना, ईशा विद्या है, ईशा होम स्कूल है इन सारे बच्चों के लिए। तो मतलब सबकी अपनी अपनी अलग अलग सेवा थी, उनका अपना जैसा भी उनका डिपार्टमेंट था, जिस हिसाब से जैसा उनको बैकग्राउंड दे रहा रखा था, होगा, बैकग्राउंड पे भी डिपेंड depend करता है। और साथ साथ में ये भी था कि लाइक आप विलिंग कितने हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपका बैकग्राउंड है, जैसे मैं तो बिल्कुल ही फ्रेशर था, कॉलेज स्टूडेंट था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, तो लेकिन फिर भी तो मुझे मतलब ये दिया गया था। बट ऐसा नहीं था, अगर मैं किसी चीज़ के लिए मैं अपनी विलिंगनेस शो करता हूँ कि लाइक मुझे ये चीज़ करना है, भले मैं नहीं आती है, मुझे नहीं आती है, अगर आश्रम में चीज़ देखता है, मैंने जो नोटिस किया है अभी तक, अगर ब्रह्मचारी वगैरह जो भी हैं, स्वामी वगैरह, जब ये चीज़ देखते हैं लाइक जो भी ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, लाइक ही इज़ विलिंग, ही वांट्स टू डू इट एनी हाउ, इफ़ यू डोंट नो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, दे विल टीच यू। तो वो आपको डेडिकेट करेंगे अपना टाइम, आपको पहले प्रिपेयर करेंगे उस चीज़ के लिए, एंड देन इट विल बी गिवन टू यू। सो आप सोचिए नियरली 65 कंट्रीज से लोग आए थे, एंड एवरी मतलब मोस्ट ऑफ देम वाज यू नो विद दे वर हाईली क्वालिफाइड, दे वर यू नो इन प्रोमिनेंट फ्रॉम द प्रोमिनेंट सोसाइटीज़, बड़े बड़े लोग थे। मैं तो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, बट मैंने यहाँ पर रियलाइज़ किया IITs, IIM, MITs, हार्वर्ड से लोग पढ़े हुए हैं, कोई डेटा साइंटिस्ट है, कोई कुछ है, समझ आप, कोई MBBS है, MD है, कोई साइंटिस्ट है, कोई नॉर्मल ऐसे ही आ रखा है, किसी को कुछ भी नहीं आता किसी को। तो मतलब 65 कंट्रीज से करीब 850-900 लोग थे, एक अलग अलग, दे हैव देयर ओन कैपेबिलिटीज़, है ना, उनकी अपनी एक अलग अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, दे आर वेल टू डू इन व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। तो उनके बीच में आप रहते हो, बहुत सारी चीज़ें आप उनकी सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें वो आपकी सीखते हैं। सो मतलब ये जो कॉकटेल बनाया सदगुरु ने, इट वॉज वेरी वेरी फैंटास्टिक। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, नहीं जानता था, उनको देख करके पता नहीं कितनी सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। और उनका जो मतलब बिहेवियर था उससे भी सीखा, जो आश्रम का बिहेवियर था उससे सीखा, आश्रम में किस तरीके से आपको लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इट्स रियली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। सब कुछ आपको ऐसा फील होता है जैसे सारी चीज़ें आपको डेडिकेटेड हैं कि लाइक दिस इज़ फॉर योर ग्रोथ। मतलब हम बस आपसे इतना ही चाहते हैं, बदले में हम क्या चाहते हैं, मतलब जो भी हम आपको दे रहे हैं आपसे बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप उसका इस्तेमाल करें, आप उसको अपने लिए इस्तेमाल करिए, अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करिए। तो मतलब ये मोमेंट्स आप समझ रहे हो, मतलब एक बॉन्ड बनाता है, एक ऐसा बॉन्ड बनाता है जो कि सेल्फिशनेस से ऊपर है। यहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है, ये निस्वार्थ है, ये बस आपके लिए किया जा रहा है, इसका कोई अपना खुद का कोई पर्पस नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको खींच लेती है ना, आपको अपना मतलब आप गुलाम कह सकते हैं, समर्पित हो गया उसकी तरफ, समर्पित ब्लंट बोले तो आप दास कह लीजिए, बिल्कुल, गुलाम कह लीजिए। लेकिन ये जो गुलामी है ना, ये बहुत ही मतलब बड़ी आनंददायी, बड़ी स्वीट होती है, बड़ी प्लेजेंट होती है, बहुत आनंददायी होती है, राइट। तो इस तरीके से फिर ये बीतता था। फिर आपका जैसे कोई 10:30 पहुंच जाता था अपने सेवा पे, कोई 10:45 पहुंचता था, कोई 10:20 पे ही पहुंच जाता था, कोई 11 o'clock पहुंचता था, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और उसके बाद में अपनी सेवा स्टार्ट होती थी। सेवा आपका करीब ये 2 बजे 2:15 बजे तक जाती थी। फिर उसके बाद में एक 10 मिनट 15 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक होता था कि आप कोई जूस वगैरह लेना चाहे, जैसे जो भी मिल रहा होता था आश्रम में, जूस है, बटर मिल्क है, कुछ भी जो अवेलेबल है, फ्रूट है, तो इट वॉज गिवन, यू गो ड्रिंक इट, हैव इट एंड कम बैक अगेन फॉर द साधना, फॉर द सेवा। और साधना वाधना भी जैसे बीच में मान लीजिए आपका शून्य वगैरह है, तो शून्य करने का भी टाइम है आपको, आप बैठिए अपना कर लीजिए अपने हिसाब से, कोई उसमें कोई रोक टोक नहीं। फिर ये बीतने के बाद में मतलब जब ये इतने के बाद में करीब 5 बजे के आसपास सेवा ख़त्म हो जाती थी। आपको बीच में डिप भी लेना है, सूर्य कुंड में आप जा सकते हैं। 5 बजे के आसपास सेवा ख़त्म हो जाती थी, 5 किसी का 5:30, और उसके बाद में आप कोई आपकी साधना बची हुई आप साधना कर सकते हैं। फिर वापस जाने के बाद फिर से आपकी जो इवनिंग आपकी साधना होती थी वो स्टार्ट हो जाती थी, है ना। इवनिंग साधना ज़्यादातर आप अपने हिसाब से करते थे, तो क्योंकि सारी चीज़ें सुबह ही करा दी गई होती हैं, जो एक्स्ट्रा बची हुई होती है वो सब आप लेवल पे करते थे। देखते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो करवाते थे, जैसे चैंटिंग वगैरह थी,
हाँ, वो हाँ। करवाते थे। फिर उसके प्रेजेंस बाद- टाइम। हाँ, प्रेजेंस टाइम करवाते थे। सो आप 7 o'clock फिर से आप खाने के लिए प्रिपेयर हो जाते थे, तो आप 6:45 के आसपास आप निकल जाते थे, फ्री हो जाते थे। आप फ्री हो गए। फिर आपको 7 बजे अपना डिनर करना डिनर है। करना है। 7 बजे के बाद आपने डिनर वगैरह किया, कोई 7:30 खाली हो जाता, तो 7:20, कोई 7:30, कोई 40, अपना जिस भी तरीके से। खाने के बाद में मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में ज़रूरत है आपकी, आप जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी सेवा है, आपकी ज़रूरत है वहाँ पर, तो आपको बुलाया जाता था। नहीं तो आप फ्री हैं, आप अपना जो भी आपको आश्रम एक्सप्लोर करना है, किसी के साथ बैठना है, आपको दोस्त बनाने हैं। एंजॉय करना है। नहीं मतलब दोस्त इन द सेंस, दोस्त तो क्या, देखिए बॉन्ड्स तो ऐसे ही बन जाते हैं, उसमें क्या स्पेशली अलग से कोई दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ। आप बस जैसे हैं बस वही दोस्त है, आप समझ रहे हैं, मतलब अलग से कोई रिश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल हर कोई यहाँ पे तैयार है, एग्जैक्टली हाँ, सब ओपन है। सब ओपन है, कुछ भी। हाँ तो फिर ये होने के बाद में आपका, अगर आप लाइक ध्यान बंद हो जाता है, 8 बजे बंद हो जाता है, तो 8 से पहले अगर आप पहुँच गए तो आप ध्यान बैठ सकते हैं, आप देवी के पास बैठ सकते हैं। और मान 9 बजे से ये स्टार्ट हो जाता था, दोबारा से आपका ध्यान खोल दिया जाता था। तो आप 9 से 10 ज़्यादातर लोग साधना पदा ही रहते थे, साधना पदा आश्रमाइट जो थोड़े बहुत बस वही रहते थे। तो ये 9 से 10 का जो टाइमिंग होता है, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कोई हर 15 मिनट पे कोई बेल नहीं रिंग करेगा, राइट, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं। तो आप आराम से एक बार आपने बंद किया, बैठे रहे। हाँ 10 बजे के आसपास ये बंद होता था। फिर आप अपना बेड टाइम आप अपना चाहिए और सो जाइए। तो जो आपने प्रैक्टिसेस यहाँ पर इनर इंजीनियरिंग आप पहले करके आए, शंभू आप सीख चुके थे। हाँ। तो यहाँ पर आके आपने हठ योगा की प्रैक्टिसेस सीखी, जैसे सूर्य क्रिया, सूर्य शक्ति, नहीं सूर्य शक्ति नहीं, सूर्य शक्ति तो सूर्य क्रिया, हाँ योगासनास, हाँ। अंग मर्दना, नहीं, अंग मर्दना नहीं सिखाया। नहीं, सूर्य क्रिया योगासनास आपका शांभवी में दोबारा से इनिशिएट किया था सबको। क्या बात है। मतलब दोबारा से मेरा इनिशिएशन हुआ था, सबका ही हुआ था। और भूत शुद्धि? इनिशिएशन करने के बाद दोबारा शुरू हुआ था। नहीं, भूत शुद्धि नहीं, भूत शुद्धि भी ये नहीं, सब आप अपने हिसाब से अपने लेवल पे करते हैं। और जो शक्ति चलन और संयम है, ये भी यहाँ करवाया जाता है, या आप वो भी अपने लेवल पे सीखेंगे? करवाया तो यही जाता है आश्रम में। नहीं मतलब साधना पदा में कराया जाता है नहीं, या वो साधना पदा का पार्ट नहीं था। हालांकि आपको इनकरेज ज़रूर किया जाएगा इस चीज़ के लिए, किया गया या कि करते हैं। लाइक अगर आपके पास टाइम है, अगर आप इच्छुक हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे बीएसपी है, शून्य है ना। तो अब शून्य और बीएसपी के लिए कोई मैंडेटरी नहीं था कि आप करें ही करें, बट इट वाज सपोर्टिव फॉर योर साधना। सो इफ यू विश टू डू एंड इफ यू आर प्रिपेयर्ड मेंटली, यू कैन गो फॉर इट। It was like that. so if you have to pay for this program or हाँ, it was paid. They were paid okay programs. so जो साधना पता करने आना चाहते हैं वो ध्यान रखें कि शून्य और संयमा नहीं करवाया जाएगा। शून्य आपको अपने लेवल पर ही सीखना होगा, और संयमा तो actually- संयमा तो फ्री ही होता है। और संयमा सबसे लास्ट का हमारा जो प्रोग्राम है, टॉप मोस्ट प्रोग्राम होता है, जब आप सारी की सारी प्रैक्टिसेस सीख चुके होते हैं लगभग। सारी की सारी नहीं, समय के लिए कुछ अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे कि आपको 2-3 तरीके के, मुझे जैसे आपका हठ योगा है, आप शून्य में इनिशिएटेड होना चाहिए, आपको बीएसपी होना चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें आप होते हैं, देन यू आर एलिजिबल। उसके बाद उसका एक इंटरव्यू भी होता है, आपको एक्सप्लेन करना होता है व्हाई यू वांट टू गो फॉर समयमा, कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको समयमा के लिए जाना चाहिए, व्हाट डू यू नो अबाउट इट। सो इफ एवरीथिंग इज ओके देन यू गो फॉर समयमा। तो समयमा इज लाइक, समयमा तो बहुत आगे की चीज़ है। समयमा तो ओके बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है। सो जो विशाल भाई है, इन्होंने शून्य भी सीखा हुआ है, शक्ति चलन सब कुछ सीखा हुआ है। इसके साथ साथ इन्होंने सदगुरु के साथ संयमा में भी भाग लिया है, और सदगुरु ही संयमा प्रोग्राम को जनरली करवाते हैं। वैसे भी होता है नहीं, वैसे मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है, परंतु सदगुरु ही हमेशा संयमा तो सदगुरु ही कराते हैं। जो संयमा साधना होती है वो बिना सदगुरु के। वो बिना सदगुरु के होती है। तो इन्होंने संयमा किया हुआ है और सदगुरु की प्रेजेंस में ये रहे हैं। उसके बारे में आगे चल के चर्चा करेंगे, आप लोग बने रहें। इनसे फ़िलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपके अंदर सवाल था, आपके अंदर जो इच्छा थी कि मैं सदगुरु से डायरेक्ट जाके कुछ पूछूं, क्या ऐसा कोई अवसर आपके साधना पदा के समय आए कि सदगुरु आपके आमने सामने रहे और आप पूछ पाए उनसे अपने मन की बात, जो भी आप पूछना चाहते थे? अब देखिए, ये सवाल तो आपने पूछा है, लेकिन अब जो इसका जो जवाब है ना, थोड़ा सा इलॉजिकल हो सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, और अपने आपके दर्शक आप भी जो लोग है, अवश्य प्रिपेयर्ड रहे, क्योंकि हम तो
थोड़े प्रिपेयर्ड है, लेकिन आप लोग भी अपने क्योंकि थोड़ा when I came in Sadhanapada started, few days happened. तो मैं गया एक बार, एक और फुल जो हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग टीम थी उनके पास एक बार गया, उसमें से कोई थी वॉलंटियर थी, फुल टाइम वॉलंटियर थी शायद, या लॉन्ग टाइम वॉलंटियर थी शायद। तो उनसे मैंने ये चीज़ बोला, मैंने कहा वो मतलब सदगुरु से मिलना है। So she also smiled and she said कि है ना we don't decide, सदगुरु डिसाइड्स। ओके, सदगुरु डिसाइड्स। तो मैंने बोला ओके, उन्होंने बोला कि हाँ, तो मैंने बोला ठीक है। लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ जल रही थी, मेरे अंदर एक डाउट बचा हुआ था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, इंजीनियरिंग छोड़ के यहाँ आया हुआ हूँ, पूरी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है ना, सब कुछ बिगड़ रहा था घर परिवार में। तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ा डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये जैसे ये अंधभक्ति तो नहीं हो रही है मेरे से, कहीं ऐसा तो नहीं कि बस आंखें बंद करके चला जा रहा हूँ, इसके पीछे कोई वास्तविक कारण है ही नहीं। तो मतलब मैं बस अकेले में ही था, आई वॉज जस्ट गोइंग फ्रॉम देयर। तो आई जस्ट हैड वन वेरी स्ट्रॉन्ग थॉट इन माई माइंड कि अब आ तो गया हूँ। तो बस ऐसे ही था एग्जैक्टली, मतलब सेम, ये शब्द भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही है। आई वाज लाइक कि अब आ तो गया हूँ, मिल भी लेना। so it was very very strong within कि अब आ तो गया हूँ अब मिल भी लेना। तो इतना बोल के मतलब आई फॉरगॉट। फिर कुछ दिन बीते, मतलब उस समय शायद सदगुरु टेनेसी में थे, वैसे आश्रम में थे। तो कुछ दिन बीता, तो कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन मतलब मैं सदगुरु आए हुए थे, फिर उसके बाद करीब मुझे लगता है 10-15-20 दिन बीता होगा शायद। तो सदगुरु आए हुए थे, तो करीब 11 बज रहे होंगे, 11-11:15 हो रहा था। मैं शायद सेकंड बैच में मैं गया था ब्रंच करने के लिए। हाँ, तो वही करीब वापस जब आ रहा था तो 11-11:15 के आसपास कुछ हो रहा था, टाइमिंग 11:15 के आसपास की बात है। मैंने बाकायदा इसको लिखा भी था, डेट वगैरह भी मेंशन किया था इस मोमेंट को, लेकिन अभी वो डायरी मेरे पास नहीं है। तो मैं था और मेरे साथ मेरा एक और साधना पदा फ्रेंड ही था, सर्वेश नाम है, इस समय वो फुल टाइम वॉलंटियर है यहाँ पर। सो हम दो थे। तो हमारा जो रास्ता था वो नालंदा ग्राउंड के उस तरफ से हम होकर के जा रहे थे, और जो हमारी सेवा थी वो ईशा होम स्कूल के उस तरफ एक पहले पूजा मटेरियल शेड होता था, वहाँ पर होती थी। अब उस एरिया को ब्लॉक कर दिया है शायद, अब वहाँ पर अलाउड नहीं है जाना। तो पहले वहाँ पर थी मेरी सेवा। तो वो आश्रम का एक्सट्रीम पार्ट है, एकदम लास्ट का पार्ट है। तो मैं उसी तरफ जा रहा था, हम दोनों ही जा रहे थे। तो जब जा रहे थे सामने से एक बाइक आई, तो सर्वेश ने मुझे ऐसे इशारा किया, सदगुरु सदगुरु सदगुरु। मैंने ऐसे देखा, मैं जब तक हाथ जोड़ निकल गई बाइक, उनकी चली गई। रफ्तार से चलते ही जब मुझे लगता है कम से कम 55-60 रहे होंगे ऑलमोस्ट, वो बगल से निकल गए। फिर मैं आगे चला गया अपना, चलो ठीक है, आगे चला गया। तो जो ईशा होम स्कूल का ग्राउंड का जो गेट है, ये उसके पास की बात से थोड़ा सा पहले, मतलब शायद आपने नहीं देखा तो आप शायद नहीं समझ पा रहे, लेकिन जिन लोगों ने देखा है उस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे। तो उससे जो मतलब उसी से थोड़ा सा पहले हम लोग थे, हम दोनों जा रहे थे पैदल, उसी तरफ बढ़ रहे थे। एक दूसरी बाइक पीछे से आई, मतलब बाइक चेंज हो गई थी, और दूसरी बाइक पीछे से आई और स्पीड कम थी उसकी, और वो बगल से आगे निकली। तो जैसे ही बगल से आगे निकली, देखा और कोई नहीं था उस समय उनके साथ, मतलब ही वॉज अलोन हिमसेल्फ। तो बगल से बाइक निकली, जैसे ही बाइक निकली मतलब एक मेरे अंदर एक मैं भगा अचानक से पहले। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये इतनी एक्सट्रीम जगह पर, ऐसे एक्सट्रीम पार्ट पे क्यों आए होंगे, वो भी अकेले।
मैंने कहा ईशा होम स्कूल, ओ चाहे स्कूल में जा रहे हैं, अंदर मिल रहे हैं बच्चों से। वो बाइक पे थे, हम पैदल थे हम दोनों। मुझे रियलाइज़ हो गया कि नहीं है, मतलब नहीं है कोई। मैं रुक गया, अपनी स्पीड फैन करा। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, इस तरफ गेट है, जैसे यहाँ पर गेट है, ठीक है, और आगे थोड़ी सी जगह है। तो मैंने देखा उन्होंने बाइक इस तरीके से टर्न किया, तो मैं समझ गया ये गेट रहा, इसी तरफ टर्न कर, पकड़ नहीं पाओगे आप। तो मैं थम गया, मैं स्लोली जाने लगा। फिर उन्होंने यूं बाइक ऐसे गई और इस तरीके से उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज में बाइक को रोटेट घुमाया, यू टर्न लिया और ला के आगे खड़ी कर दी। मेरे तोते उड़ गए। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि क्या ये हुआ, मतलब हुआ क्या। तो समझ, मैंने धीरे धीरे अप्रोच किया, मतलब मेरे से वो मुश्किल से 15-20 कदम की दूरी पर थे। उन्होंने अपनी बाइक ऑफ करी, ही वेटेड, आई रीच्ड, मैं पहुंचने के बाद मतलब इट वाज एक ऐसा एक्सपीरियंस था ना, मैंने कभी ज़िंदगी में इससे पहले कभी एक्सपीरियंस किया था ना उसके बाद किया। मैंने समय में भी किया, लेकिन उस टाइप के वो एक बहुत ही अलग एक एक्सपीरियंस था। सो मतलब इट वाज जस्ट अ थॉट केम, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग थॉट कि बुलाए थे ना, लो आ गए। इट वाज लाइक दैट। सो ही स्टूड, ही वेटेड। मतलब मैंने ऐसे इशारे से मैंने पूछा कि लाइक कि मेरी आंखें बस भर गई, आंखें बह जा रही, आंखें रुकी नहीं रही हैं। और मतलब ऐसा नहीं कुछ मैं रो रहा हूँ जानबूझ करके कि मेरे अंदर कोई बहुत सारी क्या बोलते हैं, मुझे शिकायत करनी है या ऐसा कुछ नहीं, बस बह जा रही। मैंने ऐसे इशारे से बोला कि मतलब क्या मैं मतलब कि कैन आई टच योर फीट। कोई शब्द ना उन्होंने बोला ना मैंने बोला, कोई वर्ड नहीं हमारे उनके बीच में, बट इट वॉज सो इंटीमेट मोमेंट, मतलब कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता शब्दों में। सो मैं था और सर्वेश था, तो मैं ऐसे इशारा किया, कैन आई टच योर फीट। सो उन्होंने ऐसे सर ऐसे केवल हिला करके इशारा किया। वो हेलमेट में थे, हेलमेट लगा रखा था। आई रीच्ड, मैंने पैर छुए, जब मैंने ऐसे नज़र उठाई तो हिज आईज वर सो स्टोन्ड। मतलब वो इतना ज़बरदस्त नशा था, ऐसे नशीली आंखें थी जैसे लग रहा था कि मतलब कितनी बोतल चढ़ा करके बैठे हो, अलग ही लेवल का भाई, अल्टीमेट नशा। तो मतलब it was a different kind of experience, it was a different kind of presence, it was a different kind of moment. I cannot articulate it in words. और उसके बाद में मतलब I did like this, he did like this, क्लच लिया, एक्सीलरेटर वो सेल्फ लिया, गाड़ी स्टार्ट। मतलब ये पूरा का पूरा मोमेंट मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट का था, बट ये अब तक के मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट था। इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट ना कभी हुआ है, आगे का मुझे मालूम नहीं है। आ तो गए हैं, मिल भी लेना। इसे कोड करके लिख लेना कहीं, आ तो गए हैं, मिल भी लेना। लेकिन इसके पीछे का जो थॉट इंटेंसिटी रही होगी, वो जानने के लिए आपको भी जलना पड़ेगा। जब तक आप नहीं जलेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ से गुजर रहे होंगे, कैसे इनके अंदर वो थॉट आया होगा। अगर कोई और भी चाहता है मिलना तो उसकी लॉन्गिंग बहुत इंटेंस होनी चाहिए। सदगुरु हमेशा कहते हैं, इफ़ यू हैव एन इंटेंस क्वेश्चन दैट इज़ नॉट लेटिंग यू स्लीप और दैट इज़ नॉट लेटिंग यू लिव, आई विल कम। जस्ट कीप दैट इंटेंसिटी गोइंग एंड ही विल कम। मैं एग्जाम्पल आपके मेरे सामने मैं ऐसा व्यक्ति लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, जो खुद जिनसे सदगुरु आकर मिले हैं। हज़ारों करोड़ों लोग दुनिया में हैं जो मिलना चाहते हैं। अभी सेव सॉइल के कैंपेन के दौरान एक साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति है, सदगुरु उससे मिलते हैं जाकर। वो आदमी ये बोलता है कि मेरे को नहीं पता था मैं इस रास्ते आऊँगा, पता नहीं मैं खींचा हुआ चला गया। तो सदगुरु उसको बोलते हैं, यू वर कॉल्ड। तो वही कहते हैं, यू डोंट डिसाइड कि आप सदगुरु से मिलोगे, सदगुरु डिसाइड्स। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। और जिनकी इंटेंस लॉन्गिंग होगी
वो ही, केवल उनको ही सदगुरु जवाब देते हैं। और जवाब ऐसे मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि मेरे कुछ सवाल हैं जिनको मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, पूरी इंटेंसिटी से मैं उसे खोज रहा हूँ, एक सदगुरु का कोट आ जाएगा, ये लो तुम्हारा जवाब मिल गया, सवाल चल गया। ऐसे एक बार नहीं कई बार मेरे साथ हुआ है। मैं दो तीन दिन तक परेशान हो रहा हूँ, हठ योगा टीचर से पूछ रहा हूँ, उसे कह रहा हूँ बता, उसने जवाब नहीं दिया, हठ योगा टीचर ने जवाब नहीं दिया। अगले मोमेंट में मेरी स्क्रीन पर सदगुरु श्री ब्रह्मा और सदगुरु की फ़ोटो के साथ एक कोट आता है और मेरा सवाल सिचुएशन को एक्सप्लेन कर बिल्कुल। और कई बार ऐसी वीडियोस मेरे सामने आती हैं, जो सवाल मेरे दिमाग में चल रहा हो उसी से लेकर वीडियो आ जाएगी और वो सवाल वही ख़त्म। तो आपकी जो लॉन्गिंग है वो काफ़ी इंटेंस होनी चाहिए। सो ये तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था इनके लिए भी। वो एक ऐसा मोमेंट था, मतलब आप ये समझ लीजिए कि मतलब वहाँ वर्ड्स रिक्वायर्ड ही नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें परिवार में बिगड़ रही जो थी, फैमिली कंडीशन थी उसके बारे में बताएं। बहुत एक्सट्रीम। और फैमिली में क्या आपने बिना बताए आ गए थे? हाँ, और किसी को क्या पता था कि आप साधना पदा यहाँ पर कर रहे हैं? आपने बीच में बताया या जाकर बताया, या क्या था सिचुएशन, क्या था? अभी तो ना मेरी बहनें जानती थी ना मेरे फादर जानते थे। इन लोगों को 8-9 महीने बाद मालूम चला जब मैं यहाँ से पहुँचा वापस। इन लोगों ने जब मेरे अंदर के बदलाव देखे, इन लोगों को लगा मतलब देवर लाइक कि कुछ बदल गया है, कुछ अलग है, ये वो नहीं है जो था। तो तब उनको थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होना शुरू हुआ। तो एक मोमेंट ऐसा आ गया जब मुझे बताना ही पड़ा। मैं दबाने की, मैं जनरली झूठ नहीं बोलता हूँ। जब एक ऐसा मोमेंट आ जाता है कि बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा, केवल उसी मोमेंट में मैं झूठ बोलता हूँ। बाकी मैं टालता हूँ, मैं टालता रहूँगा। तो मैं बस टाल रहा था। मैं किसी तरीके से, आप ये समझ लो कि 7-8 महीने में इसी तरीके से बात करता था। मैं प्लान्ड वे में बात करता था अपने घर वालों से। अच्छा। हाँ, कि इतनी देर बात करनी है, हाँ। ये बात करनी है। अगर उन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो उसको किस तरीके से टैकल करना है, ताकि कुछ ऐसा सवाल वो पूछने ही ना पाए कि तुम हो कहाँ। अब अगर उन्होंने पूछ लिया कि तुम हो कहाँ, तो या तो मैं झूठ बोलना पड़ जाएगा। झूठ मैं बोलना नहीं चाहता था, तो मैं उस सवाल को ही आंसर नहीं करूँगा। हाँ, मैं बाईपास हो जाऊँगा। मैं कुछ इस तरीके से बात वहाँ पर रख देता था कि वो सवाल ही खत्म, सवाल गायब हो जाता था। हाँ। तो मैं इसे क्वालिटी भी डेवलप हुई है साधना पदा के दौरान। ये तो थी मेरे अंदर, ये तो ठीक है, ये पहले से ही थी, अब और कल्टीवेट की ये क्वालिटी इन्होंने। तो मतलब तो 8-9 महीने बाद जब मैं पहुंचा समय में, मैं सब करके ख़त्म करके, वही कोरोना स्टार्ट ही हो रहा था, मतलब लॉकडाउन लगने ही वाला था। उसी से पहले मैं पहुंच गया था, कुछ दिन पहले मैं पहुंच गया था घर पे। तो तब मेरे फादर ने मतलब धीरे धीरे रियलाइज़ किया। एक दिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे बिठाया, उसके बाद नहीं बताओ पेपर कैसा हुआ तुम्हारा, बीटेक का रिज़ल्ट क्या आया, रिज़ल्ट नहीं दिखाते हो कभी तुम, पेपर दिए भी थे कि नहीं दिए थे। तब मैंने उनको बताया कि 3rd ईयर में तो मैंने एडमिशन ही नहीं लिया। मैंने पूछा, मैंने कहा पैसा दिया था तुम, फीस दी थी आपने? हाँ। वो कंफ्यूज थे, उनको यही लग रहा था कि उन्होंने फीस दे दिया था। बट सिचुएशन ऐसी थी, मैं ही सारे अकाउंट्स हैंडल करता था, फाइनेंस सब मैं हैंडल करता था। तो मुझे मालूम था कि घर में पैसा बचा ही नहीं है, वो कहाँ से देंगे। देने को तो मतलब कुछ ना कुछ करके देते हैं। माई फादर वाज लाइक कि तुम पढ़ो, मैं चाय किडनी बेच के पढ़ाऊँगा। तो माई फादर वाज लाइक दैट। बट मुझे समझ में आ गया था कि ये मतलब अननेसेसरी हो रहा है और ये वेस्ट हो रहा है ना, खराब हो रहा है पैसा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि टाइम भी खराब हो रहा है, समय भी खराब हो रहा है, कुछ उसमें वर्थवाइल नहीं हो पा रहा है। तो मैंने इस वजह से कभी उनके लिए उनसे फ़ीस की जिक्र ही नहीं करी कि फ़ीस देना है या चाहिए या ये है वो है। तो उनको यही लगता था, यही लगा उनको 7-8 महीने कि मतलब फ़ीस तो कर लेगा। हाँ, लड़का कर रहा है, लड़का 3rd ईयर में बीटेक, इसका क्या बोलते हैं, जैसे 5th सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, हाँ 6th सेमेस्टर चल रहा होगा, तो क्या रिजल्ट वगैरह वो उस चक्कर में थे। उनको मालूम चला कि अरे फीस तो लिया ही नहीं, ये तो एडमिशन ही नहीं हुआ है ना, ये तो कॉलेज ही नहीं गया, ये तो कहीं और ही था। तो मतलब इस तरीके से चीज़ें हुई थी। ओके। तो मैं आपको ये जैसा बता रहा था, वो जो मोमेंट था सदगुरु वाला, एक चीज़ मैंने बहुत ख़ास नोटिस करी सदगुरु के बारे में। इफ़ ही इज स्पीकिंग, देन
most of the time it is just gossip. But when he stops speaking, that's the moment. That's the real moment. मतलब अब आप हो, अब वास्तविकता में कुछ हो रहा है. जब तक वो बोल रहे हैं तब तक हो सकता है कुछ हो रहा हो. जब वो बोलना बंद कर दे तब कुछ हो रहा हो, तब वास्तविकता में वो एक अलग ही चीज़ होती है. अगर आप कनेक्ट कर पाओ, सब खत्म, डिसॉल्व, खत्म, कुछ बचा ही नहीं फिर करने के लिए. मतलब ये बहुत इलॉजिकल है. मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे. हो सकता है बहुत सारे लोग इस चीज़ के अपोजिट में भी आपके चैनल पे बोलें. बट दिस इज़ व्हाट माई एक्सपीरियंस इज. This can be wrong in others, others' perception and others' experience. But when it comes to me particularly, this is very very true. इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हुए. मैंने अभी ये केवल एक ही जिक्र किया, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि मतलब क्लियरली प्रूव करती हैं. हाँ, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं लॉजिकली कि ये मेरी इमेजिनेशंस हैं या इस टाइप की चीज़ें. वो वाकई में प्रूव करती हुई चीज़ें हैं. तो ये और ये जो पूरी आपकी साधना पदा की जर्नी रही, इसका सबसे फनीएस्ट मोमेंट अगर आप बताना चाहें, वो कौन सा मोमेंट था? सबसे फनी मोमेंट जो रहा वो बताएं, क्योंकि बहुत हम सीरियस बातें कर चुके हैं. थोड़ा बहुत हंसने का तो बनता ही है सबका. मेरा तो पहली बात तो मेरा पूरा साधना पदा ही फनी मोमेंट था. okay. बहुत ही मतलब फनी में भी फनीएस्ट क्या था? हाँ, फनीएस्ट वो बताता हूँ. एक दरअसल मैंने जो परसेप्शन बनाई हुई थी वो ये थी कि लाइक अब साधना पदा आप समझो, मतलब आप एक नॉर्थ के हो. हाँ. नॉर्थ में साधना नाम का वर्ड कहीं यूज़ होता ही नहीं जनरली. किसी लड़की का नाम हो सकता है बस, इससे ज़्यादा कोई साधना करता आपको मिलेगा नहीं. ठीक है. तो जब मैंने सुना साधना पदा और इतनी सारी चीज़ें जान चुका था, ध्यान नहीं हुआ, ये वो योगी उस लेवल का अल्टीमेट, तो मुझे लगा यार भाई कोई भी आप अगर ऑफर करने पे आ गए तो अपना मैक्सिमम ही आपको देगा, हाईएस्ट. हाँ, 6-7 महीने बहुत टाइम होता है साधना के लिए. साधना मतलब कुछ ऐसा होगा कि आप जाओगे, उसके बाद वो आपको बिठा उठा देंगे, फिर आप बैठे हो 7-8 महीने आंखें नहीं खोली आपने, कुछ इस लेवल का कुछ होगा. मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उस टाइम की. मैंने सोचा यार 114 में से 40-50 तो सिद्ध ही हो जाएंगे, बाकी जो बचेंगे वो मैं कर लूँगा. इतना इनकेपेबल थोड़ी हूँ भाई. वो रास्ता दिखा देंगे आगे तो मैं कर ही लूँगा. तो मेरे assumptions ये थे. तो एक बार शेयरिंग हो रही थी, पूरा साधना पादा बैठा था, ऑलमोस्ट पूरा साधना पादा बैठा था. तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, और जब मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किया तो मतलब सैकड़ों की तादाद में लोग लेट जा रहे थे हंसते हंसते. दे वर जस्ट लाफिंग. तो मैंने वो हिंदी में शेयर किया था. तो जो जिनको हिंदी नहीं आती थी वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोल रहा है, लेकिन कुछ तो बहुत अलग बोल रहा है. छटपटा रहे होंगे वो छटपटा वो अगल बगल के लोग क्या बोल रहा है. He was like what he is saying. और मतलब वो जो जिसको हिंदी आती थी और इंग्लिश दोनों, मतलब जिसको आती थी, इधर कि रुको पहले मुझे तो एंजॉय कर लेने दे इस मोमेंट को. तो वो करीब 10-15 मिनट चला होगा and everybody in the hall was laughing. So it was like that. तो ये मतलब ये सबसे फनी मोमेंट था. इसको लेकर के फिर बाद में मतलब मुझे किसी वॉलंटियर ने अप्रोच भी किया था कि आपने वो शेयरिंग करी थी, उसका कुछ वर्ड्स में, केवल कम सेंटेंस में, कम वर्ड्स में एक शेयरिंग चाहिए, हम पोस्ट करना चाहते. तो मेरा ईशा.साधना पदा जो आपका इंस्टाग्राम का जो पेज है, उससे मेरी एक शेयरिंग भी है कि आई थॉट ओनली साधुस डिड साधना. तो आप देखिए मेरा एक है भी विशाल सोनी नाम से वहाँ पर, हाँ मिलेगा हमें. तो ये शेयरिंग उन्होंने मतलब पोस्ट भी किया था इंस्टाग्राम पे. ओके. इंस्टाग्राम पे भी, आई थिंक फेसबुक पे भी था. सो बातें बहुत सारी हैं, इंटरव्यू काफ़ी लंबा जा रहा है. हम कोशिश करेंगे 1.5 से पौने 2 घंटे में इसको ख़त्म करेंगे, बट कुछ सवाल और भी बचते हैं. तो जिस समय साधना पदा चल रहा था, क्या उस दौरान सदगुरु आप लोगों से मिलने आए? हाँ. और जैसे मैंने हट योगा की कुछ वीडियो, हट योगा टीचर्स ट्रेनिंग की कुछ वीडियोस देखी है, उसमें सदगुरु लास्ट का जो दिन होता है उस दिन उनको कुछ बातें बोलकर जाते हैं कि नाउ यू टेक ईशा विद इन यू, वेरेवर यू आर गोइंग जस्ट टेक ईशा विद यू.
तो वो कुछ ऐसा कहते हैं कि आप इसको हमेशा अपने साथ लेकर जाएं, और उनको मतलब कुछ लास्ट में कुछ ऐसी बातें बोलकर जाते हैं कि सब मतलब टूट जाते हैं और वो बस इसी मुद्रा में रहते। तो आप लोगों के लिए उनका क्या मैसेज था और वो क्या चाहते हैं कि आप दुनिया में जाकर क्या करें, कुछ ऐसा? साधना पदा जैसा मैं समझ पाया था, इट वॉज अ प्रोग्राम फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, जैसा मैं समझ पाया था। कि साधना पदा को इसलिए नहीं बनाया गया था कि यू कम एंड यू बी हियर, जैसा मैं समझा। साधना पदा मीन्स यू आर प्रिपेयर्ड एट सच अ लेवल दैट यू गो आउटसाइड इन द आउटसाइड सिचुएशंस एंड यू जस्ट बी द वे यू आर. People will anyhow come to you. ओके They will anyhow get transformed. ओके तो जैसा मैंने जैसा समझा, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है. तो द सेकेंड थिंग, जब आपने बोला ना कि लाइक यू टेक ईशा विद इन यू, सो जैसा मैं समझता हूँ कि यू डोंट हैव टू टेक ईशा विद इन यू, यू जस्ट बी ओपन हेयर. आपके एक एक रोए के अंदर ईशा चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा. चीज़ें इतनी प्रोफाउंड हैं कि मतलब यू कैन नॉट मिस इट, यू रियली कैन नॉट मिस इट. तो ईशा मतलब ईशा इज नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, एक लाइफ ही आपकी बहुत अलग हो जाती है. मैं जब आप आज से जब पीछे पलट करके देखता हूँ, 2.5 साल 3 साल पीछे पलट करके देखता हूँ, तो बस ये केवल एक डिसीजन जो कि मैंने इंटेंसली लिया था. मतलब ये मैं अपनी तारीफ में नहीं कह रहा हूँ, बट वाकई में था इंटेंस. जो इंटेंसली मैंने लिया था ये एक स्टेप, इसने इट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन माई लाइफ एंड द पीपल हु आर नियर एंड डियर टू मी. इवन माई फैमिली सिचुएशंस आर, अब तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं. मतलब जो भी ऑब्वियसली बहुत फ्रिक्शन के साथ हुआ, बट साधना पदा में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इवन दो द सिचुएशंस वर हॉरिबल टू मी, इंटरनली आई नेवर ब्रोक, कभी नहीं टूटा. इस लेवल पे प्रिपेयर कर दिया था इसने मुझे कि चाहे कैसी भी सिचुएशन थी, लेकिन मैं टूटा नहीं कभी. ये इसकी खास बात थी. क्या बात है. तो अब साधना पदा में सदगुरु भी कई बार आए थे मिलने, स्पेशली साधना पदा से मिलने आए थे. तो साधना पदा में जनरली वो मतलब लोग सवाल नहीं पूछते. अब तो मुझे नहीं मालूम, बट मेरे साथ जब जो हुआ था, जो जितने साधना पदा के लिए केवल थे, वहाँ पर शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी ने खड़े होकर सवाल पूछा हो. जनरली मतलब ऐसा नहीं कि अलाउड नहीं था, किसी ने पूछा ही नहीं. इट वॉज नॉट इवन नीडेड. वो उनको जो कहना था वो कहते थे, प्रेजेंस अपना बैठते थे, जो उनको बोलो उसके बाद चले जाते थे. सो जैसे आपने ईशा जो हठ योगा टीचर ट्रेनिंग के बारे में आप बता रहे हैं कि लास्ट में आते हैं, साधना पदा में भी ऐसा एक मोमेंट हुआ था कि वो हमारे साथ जब हुआ था, वो आए थे, वो एक बार आए थे आखिरी में जब साधना पदा ख़त्म होने वाला था. तो उन्होंने मतलब ये चीज़ बोला था, ही वो इस तरीके से थे लाइक कि मतलब ही वॉज थैंकफुल, ही वॉज लाइक दैट कि मतलब ही इज़ थैंकफुल कि पीपल हैज़ गिवन 7-8 months ऑफ हिज लाइफ टू हिम. तो उन्होंने ये भी बोला था कि लाइक मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों का परिवार छूट गया होगा, जैसे मेरे साथ एक हमारे साधना पदा में थे. तो ही लेफ्ट हिज वाइफ एंड ही केम फॉर द साधना पदा. ही वॉज फ्रॉम USA. So he left his wife, his family, and he came. So I asked one day, like, what about your wife? Do you speak? He said no. So I got shocked. She's your wife. So मैंने पूछा now how she is, like what? He said I don't know. For last many months I have not spoken to her. I don't know in which situation she is, किसके साथ है, nothing. So इस तरीके के लोग भी आए जिनके अंदर इस तरीके की इंटेंसिटी थी, इतनी चीज़ें जल रही थी. तो मैंने उनसे पूछा ये चीज़, क्यों वाई दिस? तो उन्होंने बोला कि आई डू नॉट नो व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम. इससे बड़ा कुछ परेशान करने के लिए क्या आपको? आप समझ रहे हो मतलब किस लेवल पर उसने बात बोली. तो ऐसे भी लोग थे.
तो सदगुरु ने इस चीज़ को बोला बाकायदा कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, बहुत सारे लोगों की फैमिली सिचुएशन ख़राब हो गई, फैमिली चली गई है, आपने इतना टाइम दिया है। तो ही वॉज वेरी थैंकफुल कि आप यहाँ सब जब जा रहे हो तो यू गो। सो मतलब वो मेरे लिए भी एक ऐसा मोमेंट था, क्योंकि मतलब वो जो मोमेंट था मेरे लिए वो कुछ मतलब मैं अपने आप को बड़ा इनकेपेबल महसूस कर रहा था, इनकेपेबल इन द टर्म्स ऑफ सोसाइटी। ओके। क्योंकि बिकॉज उससे पहले मैंने जब भी देखा अपने आप को, मैंने हमेशा एक फेलियर ही देखा है। अपने आप को जितना मैं इन्वॉल्व कर सकता था मैंने किया, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अपने आप को मतलब फेल्ड ही देखा, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। फेल्ड इन द सेंस कि जहाँ मैं हो सकता हूँ, जो मेरी फुलेस्ट पोटेंशियल है, जो मेरा फुलेस्ट कैपेबिलिटी है, वहाँ मैं नहीं पहुँचा। तो ये एक अंदर मेरे एक चीज़ जल रही थी, एक बात थी कि लाइक कि आई एम वेरी वीक, नॉट कैपेबल। तो सामने बैठे हुए थे एंड ही वाज स्पीकिंग हिज ओन थिंग, आई वाज स्पीकिंग माय ओन थिंग। ओके। आई वाज इन टीयर्स एंड आई वाज लाइक कि मतलब कि सदगुरु मैं जा तो रहा हूँ, आई एम गोइंग बट आई एम नॉट कैपेबल फॉर द सोसाइटी, आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट, सो जस्ट बी विद मी। So the moment this finished, Sadhguru just looked towards me. मतलब ये मैंने बोला नहीं शब्दों में, these were my thoughts. He just looked towards me and he said, no matter who you are, where you are, where you go, in which situation you are, I'll be always there with you, always. बस वही एक सेंटेंस लेके मैं आश्रम से बाहर निकला था कि ओके चलो, मैं इतना समझ गया था कि लाइक 8-9 महीने बाद कि लाइक दैट पर्पस विद व्हाट आई केम हियर गॉट फिनिश्ड, आई नीड टू गो बैक टू द फैमिली सिचुएशन, बैक टू द So now what is the life after Sadhana Pada? Explain in brief, and how the situation around you got, as you said, it was worst, but now it is coming on the way, coming on the track, and just explain and give some suggestion to people. What would you suggest to newcomers who are trying to come to meditation or whichever field they are in? See, when it comes to suggestion, I will not suggest anything to anybody. Okay. I will just I'll share my own experience. Okay. Experiences of every kind. Even after this conversation, if any kind of question is there, you ask me, I'll share my experiences. You ask in the comment section, he will reply. I will reply, or we will make a different video for that, है ना. So I will reply as my with my experiences. Yes. You use those experiences, you see, you decide by your own self, and then you go for it. Okay. Right. So that, I think that is the better way to approach it. So life after Sadhana Pada. Life after Sadhana Pada, it was what does that call? External and internal. हाँ. Internally I was very balanced all that time. Whatever happens. No matter what happened, internally I was, even if I'm crying also, I'm balanced. It was like that. Even it is paining, it is really paining, because things are not happening the way you want, and things are really going horrible in your family. Everything, everything around is getting scattered, everything around is getting, everything is going, imbalanced, in a destructive mode. Even though if I'm crying also, I'm balanced. But from within I'm balanced. I will not take any step which is inappropriate. So this was my internal condition, and external conditions were really, really horrible. Really horrible. Okay. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई. Initially something good, then something अब पता चल रहा है कि एकदम ही बिल्कुल एकदम डीप में एकदम ही नीचे चले गए. फिनेंस तो बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था. Okay. तो ये सारी चीज़ें थी. अच्छा, दूसरी चीज़
दूसरी चीज़ ये है कि साधना पता है वेरी फैंटास्टिक पॉसिबिलिटी इफ यू मेक यूज आउट ऑफ मीन्स मेक यूज ऑफ इट इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल. जैसे आपने लाइफ का क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ लाइफ, राइट. सो मैं आपको ना ये एक सदगुरु की एक वीडियो देखी थी व्हाट इज़ लाइफ का, मैं आपको वो बता रहा हूँ. आई थिंक दैट विल बी फार बेटर. सो हाउ इज लाइफ? नहीं, व्हाट इज़ लाइफ. ओके. So, Sadhguru spoke about this in one, in some satsang, I think. So it was like कि मतलब एक कोई पोप था. पोप या पोप. He wanted to come to India. Yeah. He wanted to meet a yogi. He has heard a lot of things about India and yogi and all these things. तो मिलना चाहता था, वो जानना चाहता था. तो somehow he managed to come India और उसको मालूम चला कि हाँ यहाँ कोई पहाड़ है आसपास, वहाँ पर एक अच्छा योगी सिद्ध पुरुष रहता है. तो ही जस्ट वेंट टू हिम. उसको उसने सुना था कि मतलब ऐसा मिलो, तो ऐसे लेट करके काम कर रहा है, उसको नहीं मालूम होता तो किसी भी तरीके से जुगाड़ से वो नमस्ते वगैरह कर लेता है. तो उसके बाद वो पूछता है कि लाइक आई हैव अ क्वेश्चन, सवाल है मैं पूछना चाहता हूँ. तो पूछो. तो उसने सवाल पूछा कि लाइक जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ. तो द योगी क्लोज्ड हिज आईज, टीयर्स ऑफ एक्सटेसी केम इनटू हिज आईज एंड ही सेड कि लाइक मतलब मैं नियरली वो बोल रहा हूँ जो सदगुरु ने बोला, एग्जैक्टली वो नहीं बोल रहा हूँ. तो ही वाज लाइक कि मतलब जैस्मिन के फूलों पे वो स्प्रिंग की जो पानी पड़ती है उसके बाद जो खुशबू आती है, जीवन उस तरीके का. तो वो बिल्कुल एकदम डिसअपॉइंट हो गया. और मतलब वो इससे संतुष्ट, उसको संतोष मिला ही नहीं, वो सहमत ही नहीं हुआ, एग्री नहीं किया उसने इस बात से. उसने कहा नो ऐसा नहीं है, मतलब जीवन तो बहुत ही विकराल है, बहुत ही ख़राब है, ऐसा है वैसा है ना. इवन जो जीसस थे उन्होंने भी अपने सर पे जो ताज पहन रखा था उसमें जो कांटे थे वो इस चीज़ का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. तो द योगी सेड कि वेल that's his life. so life has different meaning for different people. Wow. How you make out of it, how you enjoy it, how how you live it, that is your choice. Yes, obviously external situations is not your choice, it happens the way it happens, but life you can make it the way you want, internally completely the way you want. You are even if you are hungry, you will be blessed, you will be like blissful, you will be just you will close your eyes and you will be ecstatic even though you are hungry. Yes. So it is like this. किसी के लिए फ्रस्ट्रेशन है जीवन, किसी के लिए बहुत ही खूबसूरत है, किसी के लिए इट्स अल्कोहल, किसी के लिए इट्स ड्रग्स, किसी के लिए इट्स सेक्सुअलिटी, किसी के लिए कुछ भी नहीं है, वैराग है, किसी के लिए संन्यास है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग जो मैंने अभी तक समझा. सो अब तक जो आपकी जर्नी रही है स्पिरिचुअलिटी की, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत भ्रांतियाँ हैं. कुछ लोग आदि योगी के सामने आते हैं, ऐसे करके फ़ोटो खिंचा लेते हैं और वो समझते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी है. कुछ लोग गले में रुद्राक्ष की माला डालेंगे, हाथ में रुद्राक्ष पहनेंगे, वो सोचेंगे कि ये स्पिरिचुअलिटी है. कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और सब कुछ त्याग दो, ये स्पिरिचुअलिटी है. ये लोगों के दिमाग में परसेप्शन है. पर आप इतना आगे इसमें बढ़ चुके हो और आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ जो मोस्ट ऑथेंटिक जो स्पिरिचुअलिटी को लोगों तक पहुँचा रही है. तो आप जब 2.5-3 साल अपना यहाँ दे चुके हैं, इसके बाद आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर कुछ बोलना चाहेंगे, लोगों को कुछ बताना चाहेंगे, तो आप क्या बताएंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है और स्पिरिचुअलिटी ने आपके जीवन में आपको किस स्तर पर लाकर खड़ा किया है? देखिए, अगर आपके जीवन का अनुभव नहीं बदल रहा है और अनुभव गहरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी तक आप स्पिरिचुअलिटी को आपने टच भी नहीं किया. जब आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस गहरे होने शुरू हो जाते हैं, देखिए एक होता है लॉजिकल जीना, ठीक है, लॉजिकली जीना, एक होता है मैजिकल जीना. लॉजिकल जीना ये मैंने दोनों मेरे लाइफ में हो चुका है. लॉजिकल आज से 2.5-3 साल पहले तक मैं जी रहा था, अब मैं मैजिकल जी रहा हूँ. वाह, ये सच है. मतलब ये मैं आपको मेटाफोरिकली नहीं बोल रहा हूँ, अलंकार जोड़ के नहीं बोल रहा हूँ. दिस इज लिटरली ट्रूथ.
इन माई लाइफ। वाकई में आजकल में अब मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं विच इज़ मैजिकल इन नेचर। उनका कोई लॉजिक नहीं बनता है, उनका कोई रीज़न नहीं बनता, दे जस्ट हैपेंस, और आउट ऑफ हाँ, दे विल जस्ट हैपन, राइट। सो अगर आपके लाइफ में जो आपके एक्सपीरियंसेस है वो केवल लॉजिक्स तक सीमित रह गए हैं तो अभी आपने टच भी नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है। ओके, राइट, बियॉन्ड लॉजिक्स अगर आपके साथ चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं, आपने एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया है। एक तो कल्पना है कि आपका सब कुछ कल्पना में हो रहा है, एक ये कि नहीं उसका वास्तविक सच्चाई है, उसका आपको यू कैन सी द रेसिड्यू ऑफ इट। तो जब ऐसी चीज़ें वास्तविकता में आपके एक्सपीरियंसेस को चेंज करनी शुरू करती हैं, आप एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो, आपकी लाइफ बदलनी शुरू होती है, आपका चेहरा ऐसे लंबे से ऐसे होना शुरू हो जाता है, देन इट मीन्स कि अब वाकई में कुछ स्पिरिचुअल होना शुरू हुआ है आपके साथ, राइट। अब जो परसेप्शन जो है लोगों का कि आप दुनिया से परे हो जाते हो, ये परसेप्शन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? दुनिया से परे हो, देखिए स्पिरिचुअल आदमी दुनिया से तो परे हो ही नहीं सकता। स्पिरिचुअल का मतलब ही यही है कि आप दुनिया के साथ एक हो गए हैं, सब कुछ के साथ एक हो गए, तो आप अलग तो हो ही नहीं सकते हैं, है ना। अलग होने वाला आप रास्ता ज़रूर चुन सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कि मतलब वो उस सिचुएशन में है कि मतलब आप आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हो और आपकी जो एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं वो उतनी तेज़ी से आपके लिए नहीं स्मूथ नहीं हो पा रही हैं, वो आपके लिए फ्रिक्शंस बहुत क्रिएट कर रही हैं, तो आप अपने आप को एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना। वो आपने अपनी सुविधा के लिए किया, लेकिन आपने कटा, आप दुनिया से नहीं कटे हो, आप उन लोगों से कट सकते हो जो आपके लाइफ में, हाँ, जो फ्रिक्शन का काम कर रहे हैं, जो ऑब्स्टेकल बन रहे हैं किसी वजह से जाने अनजाने में, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आप दुनिया से नहीं हट सकते हो, वही तो एक्सपीरियंस करना है, वही एक्सपीरियंसेस ही तो हैं, उन्हीं से हट गए तो फिर बचा ही क्या फिर तो, राइट। तो अब जैसे I'll give you an example, like मेरे पिताजी हैं, my father got initiated in some दीक्षा like जैसे जप, माला जप। तो जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो जहाँ से दीक्षित होते थे, जिस गुरुद्वारे से, उन्होंने दीक्षा ले रखी है। अब इस बात को लगभग 12-15 साल के आसपास हो रहा है। वो एक मतलब बड़े में जो ताऊजी थे, ताऊजी की बेटी की शादी करानी थी, तो उसमें कन्यादान करना होता, तो उन किसी ने बता दिया कि लाइक कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, तो उससे पहले आपको, अगर आप दीक्षित हो जाते हो तो उसका आपको फल मिलता है, ये है वो, जो भी समझाया किसी ने, इन्होंने ले लिया। अयोध्या की बात है, अयोध्या में एक रानोपाली करके नाम की जगह है, वहाँ पर एक आश्रम है, तो वहाँ से इन्होंने दीक्षा ले ली। मेरी मम्मी ने भी ले लिया, मेरे पापा ने भी ले लिया, मैं साथ में गया था सामान अरेंज करवाने के लिए, आज से 15 साल पहले की बात, छोटा बच्चा था, मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो उन्होंने उनको मंत्र बताया और उनको उसमें इनिशिएट कर दिया। आज तक मेरे पिताजी के जीवन में कुछ नहीं बदला है, सब चीज़ें बिगड़ी ही हैं, आदतें भी और एक्सटर्नल सिचुएशंस भी, इंटरनल सिचुएशंस भी, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ बिगड़ा ही है। अब मुझे समझ में नहीं आता किस हिसाब से वो स्पिरिचुअल है। मानस उनको लगभग पूरी ही याद होगी शायद, रामचरितमानस का अच्छा उनको ज्ञान है, अगर वो आप बात करने बैठ जाइए तो 3-4 घंटे वो आपको अच्छे से सब कुछ समझाएंगे, बट स्टिल इट इज़ नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस इन हिज लाइफ। That is not spirituality. That is not spirituality, obviously. Spirituality is what makes you transform. Obviously, if it is the not, way you function in society. Yes, if it is not able to transform you, how is that even worthful to you? अगर आपको कल गुस्सा आ रहा था, हाँ, किसी बात पर, आज भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आज भी आ रहा है, तो आप स्पिरिचुअल नहीं हुए। नहीं, आप इंटरनली आप अपने आप को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो। कल गुस्सा आ रहा था, वही बात पे आज गुस्सा नहीं आया, तो आपके अंदर एक बदलाव आया है। आप उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के बैठे हो, आज से जो 20 साल पहले हुई, 25 साल पहले हुई। मतलब आप देखो ना, अभी भी आपने मोमेंट में रहना शुरू नहीं किया। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है कि मोमेंट में रहना होता क्या है, प्रेजेंट होता क्या है, व्हाट इज़ प्रेजेंट, उनको ये नहीं मालूम है ना। वो या तो जो उनके पास्ट की परेशानियाँ थी, या तो वो उसमें जी रहे हैं, या तो उन्होंने फ्यूचर अपना क्रिएट कर लिया इमेजिनेशन में, उसमें जी रहे हैं। अब व्हाट इज़ पास्ट, हम यहाँ आमने सामने बैठे हैं, बात कर रहे हैं, इस टॉपिक पे बात हो रही है, ऐसा सिचुएशन यहाँ पर बना हुआ, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज लाइफ। बाकी या तो इमेजिनेशन है या तो फिर आपकी मेमोरी है, दो ही चीज़ है, तीसरा तो और कुछ मुझे तो नहीं लगता कुछ और है। तो राइट, तो अगर
आपने जो भी प्रोसेस आपने ले रखा है, अगर आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रही, कम से कम इंटरनली, कम से कम आपको, नहीं एक्सटर्नल सिचुएशन को कर पा रही है, समझ में आता है। बट इफ आपके जीवन में, पर्टिकुलरली आपके जीवन में, स्पेसिफिकली आपके जीवन में अगर कोई बदलाव नहीं ला पा रहा है, तो कैसे स्पिरिचुअलिटी हुआ ये? फिर तो मतलब मतलब उसकी तो कोई वर्थ ही नहीं है ना, फिर तो वर्थलेस है वो। आपने टाइम भी इन्वेस्ट किया और आपके अंदर कोई बदलाव आप नहीं आया। रोज अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना डेडिकेशन इन्वेस्ट कर रहे हो, आप हो सकता है अपना पैसा इन्वॉल्व कर रहे हो, सब कुछ एनर्जी कर इन्वॉल्व कर रहे हो, है ना, लाइफ इन्वॉल्व कर रहे हो, एंड स्टिल इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस इन योर लाइफ। व्हिच काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज दैट? ओके। सो स्पिरिचुअलिटी आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म करती है। जो आपकी लिमिटेशंस थी उनको आप तोड़ रहे हैं। हाँ। जो अपने दिमाग में आपने बैरियर्स बनाए हुए थे उनको आप तोड़ते हुए चल रहे हैं। एग्जैक्टली। परिस्थितियों में आप अपने आप को किस तरीके से रिएक्ट करने के बजाय आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कैसे आप फ्लेक्सिबल होकर के वहाँ सेट हो जा रहे हैं अपने आप ही। गुस्सा आता था लेकिन अब आपको गुस्सा आता हुआ नजर आ रहा है और आप गुस्से को हैंडल कर सकते हैं। हैंडल कर सकते हैं। पहली बात देखिए, ये स्टार्टिंग फेज होता है, है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपको गुस्सा ही नहीं आएगा। आप सामने वाले के लिमिटेशंस को देख रहे होगे कि ओके ठीक है, इफ ही इज रिएक्टिंग या वो नहीं सही से कर रहा है, ठीक है, इसकी लिमिटेशन है, नहीं कर पा रहा है, ओके लेट्स वर्क ऑन इट। और जहाँ तक मुझे एहसास अब हुआ है, ऐसा होता है कि आपके अंदर मैं का जो भाव है वो धीरे धीरे समाप्त होता जाता है, खत्म हो जाता है। और ये मैं तो ही डिसॉल्व हो जाता है। मैं ही जड़ है हर एक चीज की। मैं तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता, मैं तो जैसा कुछ बचता ही नहीं है। आप जितना इसमें आगे बढ़ते चले जाओ, सब कुछ यही तो, मैं ही तो सब कुछ गड़बड़ करता है। मैं के अलावा गड़बड़ क्या करता है? मेरा यही तो सब गड़बड़ करता है। जैसे मैं खत्म हो जाता है आपका, जैसे आप बचता है या हम बचते हैं, वही है, वही तो यूनियन है। कि अब आप भी यहाँ बैठे हैं तो भी मैं आपको अपने जैसा ही महसूस कर रहा हूँ। ये घास का तिनका भी तो मेरा ही हिस्सा है। यूनियन विद इट। यस। सो जब ये भाव आना शुरू हो जाता है अनुभव से, अभी ये भी केवल वर्ड्स हो सकते हैं, राइट? कि मैंने बोल दिया या किसी ने आपको बोल दिया, आपने सुन लिया, आपने मान लिया, ठीक है, समाज एक है, संसार एक है, मनुष्य सब एक है, ईश्वर एक, आपने मान लिया। आप इसको रोज बोले जा रहे हैं, बोले, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। आपने एक्सपीरियंस कर लिया, आपको अनुभव में आ गया, अब आप अपने आप ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे। आपको अपनी लिमिटेशंस ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ों को तोड़ने मरोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको गुस्सा छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, वो होगा क्योंकि आपने अब समझ लिया उस चीज़ को, है ना? विजडम आने लगेगी एक अलग तरीके की। एक अलग लेवल की विजडम जनरेट होती है, एक इंटेलिजेंस जनरेट होता है, धीरे धीरे वो डेवलप होता है आपके अंदर। तो वो वही तो आखिर लाइफ को स्मूथ कर रहा होता है ना? ओके। आपके ऊपर कौन पत्थर कितने मार रहा है ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उस पत्थरों से बनाना गए तो आप कंट्रोल कर सकते हो। ये तो आपके हाथ में है। बिल्कुल। व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट, इट इज इन योर हैंड। तो बस वही चीज़ है कि एक्सटर्नल सिचुएशंस का तो देखिए कुछ नहीं मालूम, लेकिन इंटरनली तो आप पूरा अपने आप को मैनेज कर सकते हो, है ना? फैमिली में भी कुछ भी हो रहा है, ठीक है, आई एम ब्लेस्ड आउट, ओके। आपको जहाँ आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, जहाँ उनको आप हेल्प कर सकते हो आप हेल्प कर रहे हो। भाई जो आपके हाथ में आप वही तो करोगे, राइट? जो आपके हाथ में नहीं आप वो कैसे कर सकते हो? एक्सटर्नल सिचुएशंस को हम मैनेज कर पाए या ना कर पाए, पर इंटरनली हम जैसे रहना चाहते हैं वैसा रह सकते हैं। हाँ, एक्सटर्नल सिचुएशन पे हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा। मैं एक विपश्यना मेडिटेटर है, उनकी कहानी पढ़ रहा था। तो वो जिस बिल्डिंग में रहती थी वो बिल्डिंग टूट गई और वो उस बिल्डिंग में मलबे के नीचे दब गई। जिस समय उनको 1.5 या 2 घंटे के बाद उनको निकाला गया, जब निकाला गया बाहर तो उनकी गर्दन टूट चुकी थी और उसके बाद भी वो लगभग आधे घंटे जिंदा रही होंगी। और उन्होंने पानी मांगा, केवल पानी मांगा, लेकिन उनकी आंखों तक, उनके मुंह से कोई चीख नहीं निकल रही थी, उनकी आंखों से आंसू नहीं आ रहा था, क्योंकि वो विपश्यना करते हुए इतना पक चुकी थी, उन्हें पता चल चुका था कि दिस इज नॉट। और एक्सटर्नली चाहे कुछ भी हो जाए, वो केवल देख रही है जो घटित हो रहा है। तो ये स्पिरिचुअलिटी है। बाहर से चाहे कुछ भी हो जाए, वो व्यक्ति, मैं ऐसा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लोग बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं कि हमारे घर में ऐसा हो जाएगा तो हम कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे। कि ऐसा व्यक्ति जिसका सब कुछ खत्म हो गया है, गर्दन की हड्डी टूट चुकी, उसकी फैमिली खत्म हो चुकी है, सब मर चुके हैं, केवल वही बच्ची और आधे घंटे में वो मरने वाली है, उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं है। और ये स्पिरिचुअलिटी ये आपको ताकत देती है कि कैसी भी परिस्थिति आ खड़े आपके सामने, आप टस से मस नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता। और जिनके द्वारा मैं कहानी सुन रहा था, इंटरव्यू देख रहा था, उनका कहना भी यही था
कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने आप ताकतवर बनते जाओगे जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में बढ़ते जाओगे। हाँ ये तो होता है, लेकिन अच्छा हम इतना एक्सट्रीम नहीं जाने चाहेंगे कभी भी, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि सिचुएशन कैसी भी आ सकती है, आप अपने आप को इस तरीके से बना लेते हैं कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली क्योंकि इनर इंजीनियरिंग में सदगुरु भी एक एग्जांपल ऐसा देते हैं कि उनके एक्सीडेंट हो जाता है हाँ। और उनका पैर कट जाता है और वो जाते हैं, पैर कट जाता है तो वो जाते हैं डॉक्टर के पास और उनके आंखों के सामने आँख खुली हुई है और वो स्टिचिंग करवा रहे हैं। तो डॉक्टर उनसे पूछता है कि आपको दर्द नहीं हो, कहता है दर्द हो रहा है, तो मैं इसको सफरिंग में क्यों क्रिएट करूं। एग्जैक्टली ये दर्द एक अलग चीज़ है, सफरिंग एक अलग चीज़ है। यस, पेन इज एक्सटर्नल बट सफरिंग इज व्हाट यू क्रिएट। यस ओके, सो बहुत सारी बातें हमने विशाल भाई से कर ली और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने विशाल भाई का इंटरव्यू क्यों लिया। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिल सकते हैं जिन्होंने साधना पता करा हो, मेरा मन भी था कि किसी और का इंटरव्यू लूँ, लेकिन विशाल भाई का मैं इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूँ जब मैंने इनकी बातें सुनी। हालांकि मैं जनरली जब भी जाता हूँ बहुत सारे लोगों के बीच में, मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा 4 साल लगभग 3.5 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं काफ़ी सारी चीज़ें जानता हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें, मैं सदगुरु की वीडियोस भी देखा और मैं एक्सपीरियंस भी काफ़ी सारी चीज़ें कर चुका हूँ। तो और ऊपर से टेक्निकल दिमाग है तो टेक्निकलिटी से मैं सारी चीज़ें खोल लेता हूँ, डिकोड कर लेता हूँ। लेकिन जब मैंने विशाल भाई को सुनना शुरू करा तो मुझे ऐसा लगा कि इस आदमी को सुनना चाहिए और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। जो क्लैरिटी इस व्यक्ति के पास थी वो सुन के मेरे को गूज बम्स आ रहे थे सीरियसली। बहुत जिस हिसाब से अपने पिताजी को समझा रहे थे कि आध्यात्म क्या है, जिस हिसाब से अपने पिताजी को उन्होंने ये समझाया योगी और योगेश्वर में क्या डिफरेंस होता है, वो लिटरली अगर आप मेरे को एग्जांपल देना होगा तो मैं वो वाला एग्जांपल दूंगा। हालांकि उम्र में छोटे बट सीखा मैंने इनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने इनसे सीखी। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज की डेट में इनके पिताजी बेंगलोर में जो नाग प्रतिष्ठा हुई थी उसमें उन्होंने भाग लिया है और अभी वो ध्यान लिंगम में, अभी वो ईशा योगा सेंटर में इनके साथ आए हैं और ध्यान लिंगम के अंदर मैं भी बैठा हुआ था, मेरे जस्ट बगल में वो बैठे हुए थे, अकेले बैठे, ये नहीं लेके गए, अपना जाके बैठे हुए हैं। तो ये बदलाव आ रहा है जीवन में उनके और होपफुली मुझे लगता है कि इसके बाद उनका परसेप्शन बदलेगा, ज़रूर बदलेगा जब वो ऐसे स्पेस में आ चुके हैं। और मुझे लग भी रहा है उनके चेहरे को देख के जिस हिसाब से ट्रेन में थे और अब उनके अंदर धीरज तो है, मुझे इतना तो दिखा था क्योंकि उम्र भी है और उस हिसाब से उनके अंदर धीरज भी होगा, परंतु अब उनके अंदर बदलाव होंगे जहाँ तक मैंने उनको देखा और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को जितना मुझको लगा। और विशाल भाई के घर में बाकी लोगों ने भी इनर इंजीनियरिंग मेरे ख्याल से करी है जैसा इन्होंने बताया था। अभी 2-3 महीने पहले ही तो मैंने सबको इनिशिएट किया, मेरे पास पिताजी ही बचे हैं और वो भी हो जाएंगे। हाँ वो भी उनको होना ही है, मतलब मैं समझ गया। वही है ना कि जब देखिए सबसे पहले होता है कि आपको शब्दों में संतुष्टि मिलनी चाहिए, शुरुआत ही यहीं से होती है, शुरुआत शब्दों से ही होती है। जब आपको आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, आपके जो विचार होते हैं, जब उनके हिसाब से कोई आपको जीत लेता है फिर आप उसकी सुनना शुरू करते हो और उससे पहले आप सुनते ही नहीं हो उसको, समझ रहे हैं। ये सिचुएशन मैंने पिछले 2-2.5 सालों में क्रिएट किया है धीरे धीरे करके। माय फादर वाज सो एक्सट्रीमली नेगेटिव टू ऑल दिस थिंग्स। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मतलब ही वाज लाइक कि इस सदगुरु के चक्कर में लड़का ख़राब हो गया मेरा, इस सदगुरु के चक्कर में परिवार ख़राब हो गया मेरा, इस सदगुरु के चक्कर में ये हो गया, है ना। बट नाउ द टाइम हैज़ कम। मेरी मम्मी एक दिन मुझसे शेयर कर रही थी कि मतलब जैसे मैं छोटी सी फ़ोटो रख रखी है मैंने, जब वो पूजा करते हैं तो बड़े प्यार से फूलों को चढ़ाते हैं। अरे वाह, है ना। सो दिस इज ट्रांसफॉर्मेड बिकॉज नाउ ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। नाउ टाइम लगा बट स्टिल अब उनको समझ में आनी शुरू हुई चीज़ें कि क्या चीज़ें क्या डिफरेंस, मतलब व्हाट आर द डिफरेंसेस दैट इट इज़ मेकिंग। जो आपके अंदर उन्होंने बदलाव देखे, मेरी वजह से जो और भी चीज़ें हो रही, मतलब उनको तो यही लगता था कि मैं तो खराब, अब तो खराब हो गया, उनका सारा प्लान चौपट हो गया, है ना। जो उन्होंने हो सकता है दहेज वहेज के बारे में सोचा हो मोटा सा, वो सब भी लगभग खराब ही हो रहा है ना। और उसके बाद में जो उन्होंने ये क्या आपका एक अच्छा खासा एक बढ़िया एक समझ लो टॉप क्लास इंजीनियर और वो जो करोड़ों के पैकेज पे जो काम करने वाला है, वो इतना बड़ा, मतलब समझो कितना बड़ा नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान, आप समझ लो। बिजनेस चौपट हो गया पूरा उनका, धंधा उनका, इन्वेस्टमेंट चौपट हो गया, 20-22 साल तक पैसा लगाया था, सारा खत्म हो गया, लगभग खत्म हो गया। सो मतलब उनको शुरू में ये था कि मतलब इसकी वजह से ऐसा हो गया। हाँ, अब वो धीरे धीरे करके ये चीज़ रियलाइज कर रहे हैं कि नो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंसेस दैट हैज कम, है ना। मेरे आसपास चीज़ें क्या बदल रही हैं, किस तरीके से बदल रही हैं, मिस्टिकल डायमेंशंस थे, मैं आप किस तरीके से वो उस चीज़ को मतलब देख पा रहे हैं, धीरे धीरे समझ पा रहे हैं कि हाँ हो रही है मिस्टिकल चीज़ें मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ शब्दों में, बट
अब चूंकि मैं उनके साथ ज़्यादातर समय बिता रहा हूँ तो उनको थोड़ा वर्टिकुलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने भी उनको कुछ शब्दों के तरीके से, कुछ एक्सपीरियंसेस को दिखा करके, कुछ जो रियल टाइम मोमेंट्स जो हो रहे हैं उनकी तरफ से, वो जो चीज़ें एक्सप्लेन करके अब धीरे धीरे वो चीज़ उनको समझ में आ रही है। तो अब आप ये देखिए कि मतलब माय फादर इज़ लाइक कि मतलब उनको ही वांट्स फ्रस्ट्रेशन ऑल द टाइम, ही इज़ लाइक दैट। उनको हर चीज़ में नेगेटिविटी उनको ढूंढना ही है, निकालना ही है ढूंढ के, परेशान रहना और परेशान करना, ही इज़ लाइक दैट। मतलब मैं उनको कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट टेलिंग जनरल थिंग। ओके, ये उनकी अपनी आदत है। सो बट जब से मतलब मैं इस चीज़ यहाँ शेयर करना चाहूँगा, जब से वो यहाँ आए हैं, अब मैं तो उनके साथ ही हूँ, कल तक, अभी थोड़ी देर पहले तक तो उनके साथ ही था पूरा, हमेशा ही। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि शुरुआत के 1-1.5 घंटे छोड़ने के बाद उसके बाद उनके अंदर एक भी मोमेंट फ्रस्ट्रेशन का नहीं आया है। क्या बात है। 2 दिन 3 दिन बीत गए इस चीज़ को, एक भी मोमेंट फ्रस्ट्रेशन का नहीं आया है। और ही इज़ यूजिंग हिज बॉडी इन अ वेरी एक्टिव मोड। सुबह ही उठ जाते हैं इन द सेंस, मतलब उठना ही पड़ता है ना। और रात को ही स्लीपिंग लाइक 12-1 एंड स्टिल अगेन इन द मॉर्निंग ही इज वेकिंग अप। और वो बॉडी पूरी दिन मतलब चल रहे हैं 7-8 किलोमीटर आश्रम के अंदर चले जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ, अब ये करना, वो करना है, यहाँ कभी यहाँ घुमाने ले जा रहा हूँ, कभी वहाँ घुमाने ले जा रहा हूँ। तो इस तरीके से करके ही इज एक्टिव। उनके हाथ सूज गए, उनके पैर के जो तलवे होते हैं वो सूज गए, स्वेलिंग आ गई उसमें, बट ही इज लाइक स्माइलिंग। सो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। अब हो सकता है ये तो यहाँ एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है। हाँ, एनवायरनमेंट ऐसा है, एक एनर्जी स्पेस ऐसा है जिस वजह से वो फील नहीं कर रहे हैं। अब यही फ़र्क पड़ता है कॉन्सिक्रेटेड स्पेस का, एक अनकॉन्सिक्रेटेड स्पेस का। अब वो दोबारा घर पे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो डिफरेंसेस आएंगे, बट फिर भी वो यहाँ से अगर थोड़ा बहुत भी कुछ लेकर के जाते हैं बचा करके, तो मैं समझूंगा कि ये मेरी जो उनको लाना, ये जो मेरा जो प्रयास था वो सफल हो गया। सफल हुआ। सो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहता हूँ जिन्होंने पूरा वीडियो देखा, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया और फ्यूचर में हम ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। विशाल भाई का जो एक्सपीरियंस रहा है वो आप लोगों के किसी ना किसी काम आए, और ये इस समय समयमा कर चुके हैं, पहले काफ़ी टाइम पहले कर चुके हैं। तो इस स्तर पे इनकी जो सोच है, समझ है, वो हमसे काफ़ी थोड़ा हट के, क्योंकि ये समयमा तक कर चुके हैं और रेगुलर प्रैक्टिस में भी रहे हैं। तो अभी ये मत सोचिएगा कि इनके बराबर क्लैरिटी आपके पास आएगी, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप लोगों से फिर हम विदा लेते हैं। इसी के साथ सब लोग स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करें, और आशा यही करते हैं कि सदगुरु के रहते रहते सब लोग एक ड्रॉप स्पिरिचुअलिटी हर किसी तक पहुँचे। आदि योगी के पास आए थे, केवल फ़ोटो ना खिंचाएं, उसके सामने योगेश्वर लिंग है, वहाँ जाकर बैठें। ध्यान लिंगम के अंदर आए तो 15-20 मिनट बिताएं। देवी के पास जाएं तो वहाँ भी टाइम इन्वेस्ट करके आए। और अगर आप लोग ईशा योगा सेंटर आना चाहते हैं तो 1 हफ्ता मिनिमम लेकर आए, आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा, जैसे हमारा नहीं कर रहा है। ये लोग भी आगे एक्सटेंड करवाने की बात कर रहे हैं। अंकल जी से मेरी बात हुई थी तो अंकल कह रहे हैं कि अब कल एक्सटेंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। विशाल भाई को हम धन्यवाद करना चाहेंगे, अपना बहुमूल्य समय इन्होंने दिया। ये मुझे मुझे फ़ोन कर रहे थे कि आप कहाँ हो, मेरा इंटरव्यू लो। तो ये भी एक्साइटेड थे और मैं भी एक्साइटेड था। आई होप कि आप सभी लोग इस चीज़ से फ़ायदा लेंगे, इनके एक्सपीरियंस का, और मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में भी मैं ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर आए। आपके कोई भी कमेंट्स हो कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में डालें। मैं विशाल भाई से उनके जवाब ज़रूर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हाँ, अगर आप विशाल भाई से भी जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे अगर आप रहें तो आप अपनी आईडी बता सकते हैं। वाई विशाल सोनी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और मुझे फॉलो तो आप लोग करते ही है, जो नहीं करते वो इंस्टाग्राम पे Gaurav_Joshi_01। अगर आप अपने सवाल पूछते भी हैं तो मतलब आई विल बी फॉर्चुनेट कि इफ़ आई शेयर माई एक्सपीरियंसेस, इफ़ आई कैन बी एनी वे यूजफुल, मेरे अगर हाथ में है तो ओके, तो आई विल बी वेरी फॉर्चुनेट। तो अगर आप पूछते हो तो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ दैट क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई टू पोस्ट इट। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मिलते हैं। नमस्कार।